जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली चैट बॉक्स पे कंफर्म करो आवाज स्क्रीन वीडियो वगैरह सब क्लियर है बेटा? आवाज स्क्रीन वीडियो सब क्लियर है? ऑनलाइन बच्चे चैट बॉक्स पे कंफर्म कीजिएगा। अच्छा जी, हाँ बेटा 16 से कम नहीं होगा, इधर ही ध्यान दे दें। अच्छा इधर आप कौन है? और मैं क्लाइंट कंपनी। अच्छा एक ये बात बता दें, अभी इस वक्त एक बच्चे ने बोला था, इसने कोई बच्चा है जिसके पास हैंडआउट नंबर 1 नहीं है? नहीं है। कहाँ थे आप लोग? अच्छा दोबारा बताओ कितने हैं जिनके पास नहीं है हैंडआउट नंबर 1? कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मेरे पास भी नहीं है। मसला ये सब है, मंगवा देते हैं, मसला थोड़ी है। अच्छा जी बेटा अभी फॉर द टाइम में एक काम करें सारे बच्चे, एक्सक्यूज मी, ये बराबर वाले से हैंडआउट निकालो, से शेयर करो, देखो बराबर वाले के पास भी है कि नहीं है। जी एक्सक्यूज मी, खवातीनो हजरात, हम लोग पढ़ रहे थे ऑडिट, और मैंने आपको इस हैंडआउट नंबर 1 का उस दिन भी बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट हैंडआउट, सही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंडआउट है ये, क्योंकि इसमें पूरा ऑडिट है, आपका सिलेबस है, और बहुत सारी मतलब इसमें सारी चीजें आपके पास, बेसिक्स नहीं, हर टॉपिक की ग्लिम्स है, बेसिकली क्या है, हर टॉपिक की एक ग्लिम्स है। एक काम करें, ऑनलाइन फिजिकल सारे बच्चे बेटा, जो कुछ मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक बार अपने तौर पे इसको रिकॉल करो, अपने तौर पे रिकॉल करना बेटा। ऑलराइट एक्सक्यूज मी, सारे बच्चे बेटा जरा इधर आ जाए। अब ये एक्सक्यूज मी, जो बच्चे जिनकी अगर आज पहली क्लास है बेटा, ये वाली जो क्लास है इसकी तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएगी, वो आप सर फाइम से बात कर लेना उसकी। सेकंड पॉइंट बेटा जरा इधर सुने, ये आपके पास क्या नाम है, सम बेसिक ओवरव्यू। अच्छा मैं एक्सक्यूज मी, कोई नई चीज स्टार्ट नहीं कर रहा, जो हमने कल पढ़ा था आई मीन लास्ट क्लास में, उसको हम लोग एक तरह से क्या कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं, ठीक है, एक्सक्यूज मी। अच्छा अब जरा बेटा इधर सम बेसिक ओवरव्यू, ऑडिट किसका है, किसका हो रहा है, कंपनी का, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है, और किसकी तसल्ली के लिए हो रहा है, शेयर होल्डर की तसल्ली के लिए हो रहा है भाई, और कानूनी तौर पे ये ऑडिट करवाना लाजमी है, कानूनी तौर पे। सिंपल इसका मकसद क्या है ऑडिट का, किसकी तसल्ली, शेयर होल्डर की तसल्ली के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो लिखा है वो सच है या झूठ है, जो भी है। सर कंपनी ओन कर, कंपनी इज ओन्ड बाय शेयर होल्डर, रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या प्रोड्यूस करके देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अच्छा नथिंग इज मेंशन, 1 साल, ना सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 साल, अगर 3 महीने 6 महीने 9 महीने होगी तो लिखा हुआ होगा क्वार्टरली एफएस ऑफिस, ठीक है। सो अब इसमें आपसे क्या कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है 1 साल की, और उसमें ये है या हो सकती है, क्या ये क्या है, क्या गलत बयानी, और गलत बयानी तो बाद में आएगी, पहले सही बयानी बताओ। सही बयानी क्या होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है और तुमने क्या किया है, उसमें अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं मिस स्टेटमेंट। कहानी खत्म हो गई है ना। अब या तो वो ओवर या अंडर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है, शेयर होल्डर, किस महफिल में, एजीएम में। उसके बाद ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो अपनी गारंटी दे देता है, नहीं सर गारंटी नहीं, ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, और ओपिनियन का मतलब होता है सर मेरी राय ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, हाँ या ना, वो सिर्फ अपनी एक राय कायम करता है, दैट्स इट। उसके बाद मैंने तुम बताया था ऑडिटर 100% एक एक चीज एफएस को नहीं देख सकता, अगर प्रैक्टिकली देख भी सकता है तो, बताया था ना लास्ट क्लास में, आइजाज स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट, इन आइजा ने आपके स्कोप में नहीं रखा हुआ,
कि भाई आपने पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस को चेक करना है। सो व्हाट इज बेसिकली ऑडिटर्स टास्क? ऑडिटर सैंपल बेस पे कौन सी आइटम्स, मटेरियल आइटम्स को चेक करते हैं। सैंपल बेस पे मटेरियल आइटम्स आर बीइंग टेस्टेड, और फिर उसके बाद द ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फ्रॉड डिटेक्ट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हाँ या ना? उसका काम क्या है कि जो कुछ एफएस में लिखा है सच होना चाहिए, हाँ या ना? क्या सोचता है ऑडिटर? एफएस में गलती है, हो सकती है, देयर मे बी एरर, देयर मे बी फ्रॉड, देयर मे बी एवरीथिंग जेन्युइन। आपको अपना माइंडसेट, नजरिया कैसा रखना है? इंडिपेंडेंट माइंडसेट रखना है, न्यूट्रल माइंडसेट रखना है। रिपोर्ट तैयार करके दे देते हैं। फिर मैंने तुम्हें बताया था ऑडिट का गोल्डन रूल, सिंपल इज दैट यू पीपल आर द ऑडिटर्स, हाँ ना? आप कौन हो भाई? ऑडिटर्स। ऑडिट का गोल्डन रूल क्या है? सिंपल, एक ही अल्फाज में मैंने लिखा था, भरोसा नहीं करना है। क्या करना है? वेरिफिकेशन करनी है। मिसाल, जो इंफॉर्मेशन आप मुझसे मांग रहे हो एज एन ऑडिटर, आपने बोला सर इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, नॉन करंट एसेट दिखाओ, ट्रायल बैलेंस दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, जो भी चीजें हैं जो, अच्छा इंफॉर्मेशन देना काम किसका है? मैनेजमेंट का। इंफॉर्मेशन मांगना काम किसका है? आपका, ऑडिटर का। तो जो इंफॉर्मेशन आप मुझसे मांगोगे, जो इंफॉर्मेशन बेटा आप मुझसे मांगोगे, वो मैंने आपको प्रोवाइड करनी है, और उस पे आपने इतना सा भी ट्रस्ट नहीं करना। क्या करना है? वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे? सबूत इकट्ठा करके। आपको याद होना चाहिए, या याद है पता नहीं, मैंने आप लोगों को एक टर्म बताई थी, नहीं वो नहीं, वो तो उसमें लिखी हुई है, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर मैं आपको लिखा हुआ। स्केप्टिसिज्म एक माइंडसेट है, जिसका मतलब क्या है? आपने डाउट क्रिएट करना है। आपको ऑडिटर, एक ऑडिटर के अंदर खास एबिलिटी क्या है? शक करना। अगर जिस ऑडिटर को डाउट करना नहीं आता, वो ऑडिटर ही नहीं है। तो डाउट करना और क्यूएनए करने की एबिलिटी होनी चाहिए। क्यूएनए, सवाल जवाब, क्वेश्चन एंड आंसर। तो ये सारी चीजें मिलाकर क्या कहलाती है? स्केप्टिसिज्म एक क्वालिटी है जो आपके अंदर एक बिल्टन होनी चाहिए। एनीवेज, अब इसको तो कोई बात ही नहीं है, इसको आगे जाने दे। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन आपने मुझसे मांगनी है, क्या आप उस पे यकीन करोगे? नहीं। क्या करोगे? शक करोगे, और शक की बुनियाद पे कुछ करोगे, और सबूत इकट्ठा करना, हाँ या ना? नेक्स्ट उसके बाद बेटा लिखा है ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द ऑडिट बेस्ड ऑन, ये क्या लिखा है? पेज नंबर 6, उधर तो भी हम पहुंचे ही नहीं थे, इसको रोक दो। ऑडिटर की फर्म होती है, कंपनी को क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंपनी। अच्छा, फिर मैंने तुम्हें बताया था ऑडिट प्रोसीजर्स, दीज आर प्रोसीजर्स नॉट स्टेप्स। कायरो, अच्छा कायरो एक टर्मिनोलॉजी, ये मतलब एक शॉर्ट एब्रिविएटेड वर्ड्स आपकी बुक में लिखी हुई थी, ठीक है? अच्छा अब जरा सुनो बेटा, इधर जरा अटेंशन देना। कायरो क्या प्रोसीजर्स? अब जो मैं बोलूं उसका जवाब देना। ऑडिटर जो कुछ करता है, जो काम परफॉर्म करता है, वो क्या है? वो प्रोसीजर्स है। अच्छा ऑडिटर है तो ऑडिट प्रोसीजर क्या लेता? ठीक है, ऑडिटर जो काम करता है वो क्या है? बोलो। प्रोसीजर्स। ऑडिटर प्रोसीजर किस पर लगाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ कार्रवाई करेगा ऑडिटर, और उसकी कार्रवाई को हम क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है? ऑडिटर जो कर रहा है वो प्रोसीजर्स है। तो मतलब कार्रवाई, उर्दू में बोलेंगे कार्रवाई कर रहा है ऑडिटर। अच्छा, जो कार्रवाई करने के बाद जो इंफॉर्मेशन उसके हाथ आती है, वो एविडेंस है, हाँ या ना? और उस एविडेंस की बुनियाद पे ऑडिटर भाई जो कमेंट कर रहा है वो ओपिनियन है, हाँ या ना? कायरो सी फॉर किससे लेते हैं? थर्ड पार्टी से। मिसाल, आपने मुझसे पूछा बैंक बैलेंस, मैंने कहा ये मान लोगे? नहीं। आपने खत लिखा किसको? बैंक को, क्या हारिस सनीफ लिमिटेड कह रहे थे पैसे पड़े, तू बता। कंफर्मेशन हो गई। ए फॉर एनालिटिक। अच्छा, अगर किसी बच्चे की पहली क्लास है बेटा, ये वाली वीडियोस अवेलेबल है, आराम से मिल जाएगी, मसले की बात ही नहीं है। आगे आप ध्यान देना, ठीक है? जो क्योंकि आज सेकंड क्लास है। ये क्या लिखा बेटा? व्हाट इज दिस? एनालाइज करना, गौर व फिक्र करना। और गौर व फिक्र करने का मतलब ये नहीं है, गौर व फिक्र करने के बाद इन्वेस्टिगेट किसको करना है? शायद मैंने आपको कुछ फिगर्स की एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में, अभी इसकी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। I3, आई फॉर इंक्वायरी, मतलब सवाल जवाब किससे? क्लाइंट से, स्टाफ से। इंस्पेक्शन ऑफ, याद आ रहा है कोई? सर ये प्रोडक्ट कितने की है? मैंने कहा 500 रुपए की है। सर बिल दिखा दो। डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इंस्पेक्शन ऑफ एसेट्स,
रिकैलकुलेट रिपरफॉर्म, रिकैलकुलेट का मतलब क्या होता है? सिर्फ कैलकुलेटर उठा के आपने प्लस माइनस चेक करना है, रिपरफॉर्म में सारी चीजें आप खुद परफॉर्म करते हो। ऑब्जर्व किस चीज को करते हैं? प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। किसको? ये वो बातें हैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई थी। आज सिर्फ रिकैप, सही है? अच्छा, 2-3 दिन ये चलेगा। हर टॉपिक, ऑडिट का मसला पता है क्या है? कि ये इसका हर टॉपिक शायद 4 क्लास पढ़ाए हुए पुराने टॉपिक से भी रिलेट कर रहा होगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाकी में तो नहीं है, F7 है, 5 में तो नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग है। हाँ, ऑडिट में है, हो सकता है जो आज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो सर याद है, वो जो 4 क्लास पहले टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेशन है। तो ऑडिट में हर टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं आपके पास इंटर रिलेटेड है। ठीक है? इस चीज को जरा ध्यान में रखना। चलो बेटा, ये तो हमें लास्ट क्लास का काम। अब आ जाए सारे बच्चे नोट। इधर आ जाओ बेटा, अगला पेज नोट। जी बेटा, नोट आपको पता है कितने इंपॉर्टेंट चल रहे हैं आजकल, सही है? हर जगह गेम नोटों की चल रही है ना, तो इधर भी नोट है बेटा। इधर हो जाए यार, एडजस्ट कर लो इधर कहीं ना, बुक रखवा लेते हैं। अच्छा बच्चे इधर, एक्सक्यूज मी। बेटा, मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो हैंडआउट है ना, ये सिर्फ हैंडआउट नहीं है, पूरे ऑडिट के टॉपिक्स की ग्लिम्स है। एंड स्पेशली दिस पेज, स्पेशली दिस पेज, इसमें क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा, सब हमने लिखना है। ठीक है? क्या कंट्रोल है, ऐसे लिखा है। अब आ जाए इधर बेटा, नोट कंट्रोल्स, क्या आगे क्या लिखा है? कंट्रोल्स एंड इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? तुम्हारा हैंडआउट नहीं है? कुछ एक्स्ट्रा बचे हुए थे ना यहाँ पे हैंडआउट, जो भी मैंने दिए थे, कुछ एक्स्ट्रा बचे यहाँ पे? एक एक बंदा दो दो हैंडआउट रख रहा है, राइट? जी, कोई बचे नहीं है कि तुम्हारे पास है हैंडआउट? सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है? अभी एडजस्ट कर लो, बाद में कॉपी करा लेना। ठीक है? अच्छा बेटा, नोट करके इधर आ जाए, एक्सक्यूज मी। कंट्रोल्स का, कंट्रोल्स इंपैक्ट है किसके ऊपर? अच्छा, कंट्रोल्स का मतलब होगा है थके हुए ऑडिटर नहीं, ऑडिटर को शार्प होना चाहिए बेटा। इंटरनल कंट्रोल्स का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंपैक्ट आता है। कैसे? एक्सक्यूज मी, एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं। इधर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे चीजें बताऊं, एक्सक्यूज मी बड़े गौर से, हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे चीजें बताऊं, और वो क्या है? यू पीपल हैव स्टडीड पेपर F1, हाँ बोलो। पढ़ा है? पढ़ा है ना? याद नहीं, एक अलग स्टोरी है, पढ़ा है? याद दिला दूंगा, पेपर निकल गया था। ये भी एक अजीब टैलेंट है, बेहतरीन। अच्छा अब सुनना, इधर कॉपी मत करना, जो मैं बोलूं वही कॉपी करना, भी कुछ भी नहीं मिटा दूंगा ये। आप लोगों ने पेपर F1 में एक, बेटा ये सीरियसली टेक्निकल बात है, एक चैप्टर पढ़ा था कंट्रोल सिक्योरिटी एंड ऑडिट के नाम से। उसके अंदर एक एब्रिविएशन है, वो मैं भी आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा बच्चों वाले अंदाज से। स्पैम सोप के नाम से आपने कुछ पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल्स। लंबी चौड़ी कहानी नहीं, इनमें से एक उठा लो ताकि आप एग्जाम्पल से समझ जाओ। बेटा ये है सेग्रीगेशन ऑफ, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, नो नीड टू राइट, मैं सब कुछ आपको लिखा हुआ है, मैं लिखा दूंगा। अब बेटा इधर, मैंने पहले कहा था, इधर ध्यान दो। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, इस बंदे का काम है कस्टमर को डील करना, इस बंदे का काम है प्रोडक्ट को सेल करना, इस बंदे का काम है कैश को कलेक्ट करना। क्या करना? और फिर उसके बाद ये एंट्री भी पास करता है, कैश डेबिट, और गुड्स जो बेचे हैं वो क्रेडिट। ठीक है? कस्टमर को डील कौन कर रहा है, जल्दी बोलो? मिस्टर ए। सामान बेच के पैसा इसी के हाथ में है। बुक कीपिंग कौन कर रहा है? मिस्टर ए बुक कीपिंग भी कर रहा है। अच्छा, इसके बाद ना एंट्री बनाने के बाद ये लेजर वेजर भी बनाता है, और महीने के एंड पे कैश की क्या करता है? रिकंसिलिएशन। अच्छा, रिकंसिलिएशन क्या चीज होती है बाय द वे? देखो फिर से कह रहा हूं, ऑडिट पढ़ने के लिए ऑडिट से ज्यादा अकाउंटिंग आनी चाहिए, ऑडिट से ज्यादा। व्हाट इज रिकंसिलिएशन? मिसाल, आपने रिकॉर्ड्स देखने, यार इनवॉइसेस तो इतनी गई है, कैश होना चाहिए 10 लाख, गिनती कर रहा हूं तो 9,50,000 आ रहे हैं, फर्क आ गया। कभी भी किसी दो फिगर्स में डिफरेंस होता है, दो फिगर्स में
उस डिफरेंस की वजह मालूम करना, क्या मालूम करना, वो रिकंसिलिएशन है। मैं आपको एक बेस्ट मिसाल देता हूं बच्चे इधर। मैं कहता हूं मेरे बैंक में, मैं कहता हूं मेरे बैंक में 100 रुपए पड़े, बैंक स्टेटमेंट आई है कहता है 90 रुपए पड़े, हाँ या ना, क्या फर्क है, हाँ या ना। मैंने वजह ढूंढी, वजह मिली नहीं, इसको बोलेंगे अनरिकंसाइल्ड। क्या बोलेंगे, अनरिकंसाइल्ड। मैंने इसकी छानबीन की, मैंने कहा बैंक वाला 90 कह रहा है, मेरे हिसाब से 100 रुपए पड़े होने चाहिए। मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा 10 रुपए बैंक के चार्जेस थे जो मेरी नॉलेज में, तो मैंने इस किस्म की बैंक रिकंसिलिएशन बना ली, हाँ या ना। अब भाई फर्क तो अब भी रहेगा ना 100 और 90 का, लेकिन उस फर्क की वजह मालूम पड़ गई है, हाँ या ना। इट इज रिकंसाइल्ड। इट इज व्हाट, रिकंसाइल का मतलब क्या होता है कि दो फिगर्स में जो डिफरेंस है उसकी वजह पता है और तूने यहां पे उठा के लिख दी, दैट इज रिकंसिलिएशन। सर पता ही नहीं चल रहा वजह क्या है, अनरिकंसाइल्ड है, ठीक है। फर्क तो अब भी रहेगा, फर्क की वजह मालूम करने से रिकंसिलिएशन, जिस पर्चे पे बनाएंगे वो रिकंसिलिएशन कहलाती है। अब मेरी बात सुनो, ये मिस्टर कस्टमर को डील कर रहा है, सामान बेच रहा है, पैसा ले रहा है, एंट्री बना रहा है, लेजर बना रहा है, और एंड में सवाल, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ हो सकती है? बिल्कुल। नंबर वन, नंबर वन, क्या ये बंदा चोरी कर सकता है? हाँ, कैसे? निकालो अपने अंदर का चोर बाहर निकालो जल्दी से, कैसे चोरी कर सकता है ये? नंबर वन, क्या ये कैश चोरी करके, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का कैश चोरी किया, जेब में डाल दिया, और 200 की जो एंट्री थी वो भी ओमिट कर दी, और आप सीनियर हो, मैं आपको प्रेजेंट करूंगा, क्या एंट्री बैलेंस जा रही है? कैश चोरी, एंट्री गायब, अकाउंट्स बैलेंस आया ना। और जब कभी चोरी खुलेगी, जबकि जब देखी जाएगी बोलेंगे सर गलती हो गई थी, वो ध्यान में नहीं रहा। दूसरा, अब हम इसको चोर नहीं बनाते, अच्छा आदमी है, शरीफ है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, क्या एरर के चांसेस हो सकते हैं? एरर के चांसेस हो सकते हैं, क्या एरर के चांसेस होंगे, क्यों होंगे एरर के चांसेस? वर्कलोड, सारे काम एक ही बंदा कर रहा है, क्या इतना, अच्छा अज्यूम करो दिन की हजारों एंट्रीज है, इंसान का बच्चा है वो, और इंसान भी है, क्या इससे हो सकता है कि कोई एंट्री पोस्ट करना ओमिट हो जाए? 7 किस्म के एरर याद है ना, गलती से पोस्ट ही नहीं की उसने एंट्री। अच्छा, बिल था 750 का, वो उतना काम था, वो गलती से जो है ना उसने, हो सकता है क्या इस कस्टमर का अकाउंट उस कस्टमर के अकाउंट में कर सकता है गलती के साथ? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगड़ सकती है? वजह क्यों? वजह आप हो मैनेजमेंट, मैं मैनेजमेंट हूं, यू पीपल आर ऑडिटर, वजह मैं हूं, मैंने सिस्टम ही नहीं बनाया। क्या नहीं बनाया? गलत सिस्टम था, मैंने सिस्टम ही नहीं बनाया, कंट्रोल ही नहीं लगाया। तो अब होना क्या चाहिए था बेटा, बताना मुझे। सेग्रीगेशन, अच्छा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, जिसका मतलब होता है ड्यूटीज को 2-3 लोगों में स्प्लिट करना। अच्छा बेटा इधर मुझे बात बताओ, अब आ जाओ फेयर में, इंटरनल कंट्रोल्स का इंपैक्ट पहुंचता है किसके ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर असर आता है, इंपैक्ट आता है। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं इफ, अगर, बेटा अगर मेरे कंट्रोल्स आर खराब, अगर कंट्रोल्स क्या है बेटा, खराब है, और यहां पर बेटा दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, इफ मेरे जो कंट्रोल्स हैं आर स्ट्रॉन्ग। बेटा सवाल, पहला पॉइंट क्या लिखा है, कंट्रोल्स क्या है, डेफिशिएंसी है कंट्रोल में, मतलब खराब कंट्रोल्स है। आज ही बता दूंगा, कंट्रोल के ऊपर 20 नंबर का सवाल है, कितने नंबर का है? 20 नंबर का सवाल आपको कहां से मिलेगा? कितने सीआरपीएस थे? 3। मैंने नहीं बताया था कहां से आएंगे, मैंने कहा था इसी हैंडआउट के बाद पता लगेगा। उसमें से एक सीआरपीयू कंट्रोल में से, यानी कि कंट्रोल इज द वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जितनी मर्जी किताब पढ़ लो कंट्रोल्स की, आपको इतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा 3-4 सवाल करने के बाद होगा, सही, क्योंकि केस बेस्ड है। वो कैसे टॉपिक स्टार्ट होगा बता दूंगा बाद में। कंट्रोल्स आर पुअर, बेटा मैंने आंसर करना उस दिन भी कहा था, टू वे कम्युनिकेशन, कंट्रोल बेकार है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है, क्यों? कंट्रोल खराब है। भजन जब आपके कंट्रोल खराब है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस, इफ कंट्रोल्स आर पुअर, तो बेटा मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, ग्रेटर चांसेस ऑफ मिस स्टेटमेंट। मैंने मना किया था उस दिन,
अच्छा मैंने नहीं कहता, आज बता देता हूं, सुनो सबर, ग्रेटर चांसेस ऑफ, एक मिनट वेट करना, मिस स्टेटमेंट्स इन द, एक मिनट बेटा, कभी भी मिस स्टेटमेंट को अकेला मत लिखना। ऑडिटर छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज करता है, कौन सी गलती को ऑडिटर फोकस करता है? तो इफ कंट्रोल्स आर पुअर, ग्रेटर चांसेस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, एमएम। तो बेटा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमेशा आपने कौन सी गलती के ऊपर बात करनी है, मटीरियल या इमटीरियल? दोबारा से, कंट्रोल बेकार है, कंट्रोल्स आर पुअर बेटा, कंपनी के कंट्रोल बेकार है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस कम है, ज्यादा है? ज्यादा है। केस 2, इधर आ जाओ बच्चे, इधर केस 2, कंट्रोल्स अच्छे हैं, कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस जीरो है? कम है, अभी कम है, लेकिन चांसेस है। तो बेटा यहां पर मैं एक लिख देता हूं, लेस चांसेस ऑफ एमएम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा इसको लिख के अंडरलाइन करके फिनिश करो। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसका पेपर में 15 से 18 नंबर का केस है कंफर्म, ठीक है, और 4-5 नंबर की नॉलेज बेस वो भी कंफर्म, यानी कि ऑलमोस्ट कितने नंबर का क्वेश्चन? 20, जिसमें से केस बेस कितना होगा? 15-16 नंबर का केस होगा, 18 नंबर 15 इस तरह, मुझे वो पता नहीं है, तो मोस्टली केस स्टडी है। और ये हर एक टॉपिक की ग्लिम्स आज खत्म होने जा रही है इसकी, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स की। कंट्रोल्स अगर बेकार है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है, और अगर कंट्रोल अच्छे हैं तो एफएस में गड़बड़ के चांसेस, मिसाल वही मिस्टर ए की एग्जांपल, अगर मैं अच्छा सिस्टम बनाऊं, अगर एक अच्छा मैकेनिज्म तैयार करें, या थोड़ा काम आपने करना है, थोड़ा आपने करना है, थोड़ा आपने सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज रखें, तो क्या गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है या कम है? कम है ना, लेकिन एक अच्छा निजाम आपके पास बनता होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब आंसर मी, मैंने उस दिन भी कहा था, टू वे कम्युनिकेशन आंसर मी, ऑडिटर किस चीज को चेक करता है? नहीं, सब्जेक्ट मैटर, चीज क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दोबारा, ऑडिटर किस चीज को चेक कर रहा है? अब नहीं, अब कुछ और बोलेंगे। ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और उससे जुड़ी हर चीज को ऑडिटर चेक करता है। बेटा सपोज करो मेरे हाथ में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, मेरे हाथ में क्या बेटा? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मैं इसको चेक तो करूंगा, लेकिन साथ साथ हर वो चीज चेक करूंगा जिसका इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? मिसाल कंट्रोल्स, मिसाल क्या है? कंट्रोल्स। और भी कई एग्जांपल्स हैं, वो हम लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे, माइंडसेट को पहले क्लियर करेंगे। बेटा ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा अब नोट करके लिखो बेटा, नोट आपको पता है इंपॉर्टेंट है। बेटा ऑडिटर क्या करता है जरा बताइएगा? ऑडिटर चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या चेक करता है बेटा? प्लस everything that has impact on financial statements, everything। इसकी एग्जांपल क्या रखनी है बेटा? इंटरनल कंट्रोल्स। इसकी एग्जांपल आप देखो बेटा, इंटरनल कंट्रोल्स, ये लिखो और इसको अंडरलाइन करो, और उसके बाद ये स्पेसिंग जरा सही से रखना, यहां पर भी कुछ चीजें लिखनी है, ठीक है, छोटी छोटी लाइंस यहां पर हमने लिखनी है। बेटा अब आंसर करना, मुझे बताओ ऑडिटर क्या चेक करता है? उससे जुड़ी हर चीज। अच्छा असल चीज एवरीथिंग नहीं है, असल चीज है क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है? बाकी चीजें क्यों देख रहा है ऑडिटर? क्योंकि उसका इंपैक्ट आ रहा है, उसका लेना देना है एफएस के साथ, ठीक है। एक मिसाल मैंने तुम्हें क्या बताई? कंट्रोल्स। तो कॉन्सेप्चुअल वाइज कंट्रोल, पेपर वाइज 20 नंबर का सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी बेटा एक दो और एग्जांपल लेते हैं, इसकी एक दो और एग्जांपल लेते हैं। आप बच्चे मुझे बताना जरा सोच समझ के, एक्सक्यूज मी, अज्यूम
मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हूँ, आई एम एबीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, सही है, या कोई भी कंपनी एक्सवाईजी। हमारा जो है ना एक वो है साइंटिस्ट, कौन है साइंटिस्ट, अकेला बैठता है, साइंटिस्ट लोग अकेले बैठते हैं ना, वो अपनी दुनिया में होते हैं। अच्छा वो साहब जो है ना, वो साइंटिस्ट अब अकेले अपनी दुनिया में बैठे हैं, वो लैब कोट पहन के, चश्मा वश्मा पहन के लेबोरेटरी में बैठ के जो है ना वो अपना काम कर रहा है, जिसका मुझे और तुम्हें कुछ नहीं पता, हाँ या ना मुझे कुछ पता है ना तुम्हें कुछ पता है, कि हमारी वो फील्ड ही नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल, बीच में नहीं, ठीक है, नहीं आपको बोलना अलाउड है लेकिन टाइम के हिसाब से ना। बेटा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या उस साइंटिस्ट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना है वेट है, उसके काम का इम्पैक्ट आता है, सीधा इम्पैक्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अब आप पूछो कैसे, पूछो कैसे, कैसे। मैं साइंटिस्ट के पास गया, मैंने कहा साइंटिस्ट हिसाब दे, साइंटिस्ट ने बोला कि हारिस भाई आपने हमें 60 दिए थे, अभी मिलियन शिलियन जो भी है। मैंने कहा 60 का क्या किया, इसने बोला हारिस भाई 20 रुपए तो लग गए हमारे रिसर्च में। किसमें लग गए, मतलब मैंने जानकारी हासिल की थी, क्या की थी, नॉलेज ली थी, और बकाया जो 40 रुपए थे वो उसकी अज्यूम कर रहे सारी कंडीशंस मीट हो गई। आईएएस क्या कहता है कि इसको क्या करना है, एक्सपेंस करना है, और इसको इंटेंजिबल एनसीए करना है, हाँ या ना। क्या उस साइंटिस्ट के काम का असर पहुंचा, किधर, दे रहा हूं, लंबी चौड़ी नहीं करनी, क्योंकि अब भी दिस इज सेकंड क्लास, इज एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ द एंटायर कोर्स, ऑडिट का इंट्रोडक्शन ही 2 क्लास में जाता है। बेटा सुनो, एक और मिसाल, लंबी चौड़ी नहीं, मेरे ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, ये भाई वकील है, वो क्या केस है, तो इस वकील ने सारा केस देखा और आई वॉज गिल्टी, और इस वकील ने ये बोला कि हारिस भाई गलती तो आपकी ही है, सबूत हमारे खिलाफ है, बंदोबस्त कर लो, कभी भी 70-80 रुपए का हमें क्या देना पड़ जाएगा। मैंने पूछा कब तक देना पड़ जाएगा, इसने बोला अभी अदालत का ये मसला है, वो मसला है, जज चेंज हो रहा है, तारीख आ रही है, वगैरह वगैरह। इसने मुझे बोला कि हारिस भाई 2-3 महीने में कभी भी 70-80 होगा, जो जज फैसला करेगा, मेरा अंदाजा। अब आप हो चार्टेड अकाउंटेंट एसीसी है, हाँ या ना, आपने बोला कभी भी, कभी भी 70-80 रुपए, यानी कि पैसा जाएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन टाइम और अमाउंट अनसर्टेन है, पता नहीं है। तो हमारी लैंग्वेज में हम क्या बनाएंगे, IAS 37 का प्रोविजन बनाएंगे। इस लॉयर को तो डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस ये वो कहानी नहीं पता, है या ना, उसको सिर्फ ये पता है हारिस भाई तुम्हारी गलती है, पैसों का बंदोबस्त कर लो, एंड देन ही लेफ्ट। इसके जाने के बाद मैंने पीएनएल डेबिट प्रोविजन की एंट्री पास कर दी है, सुनो। एक और मिसाल ले लो, मेरी प्रोडक्शन मशीन है, सही चल रही थी, जब भी चल रही उसको थप्पड़ मारो मशीन को, फिर चलना शुरू कर देती, खराब हो गई है। मैंने मैकेनिक को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, ही वाज सेइंग कि हारिस भाई आपकी मशीन तो खराब हो गई, भेज दो उसको। क्या है, मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा सर द मशीन इज नॉट फंक्शनिंग वेल, इस मशीन में ये प्रॉब्लम है, इसका मदरबोर्ड, सिस्टर बोर्ड, फादर बोर्ड सब खराब है, मशीन खराब हो गई, इसको बेच दो। व्हाट इज दिस अकाउंटिंग में, इंपेयरमेंट टेस्ट, क्या ये इंपेयरमेंट टेस्ट, याद नहीं है, वो मशीन से खराब नहीं हो रही, बेटा बेचने के लिए तो बाद में लगाएंगे ना, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, उसको छोड़ो। इस वक्त मैंने कहा मशीन सही चल नहीं रही है, वो मैकेनिकल इंजीनियर ने तस्दीक कर दी सर इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है, एंड दिस इज नॉट फंक्शनिंग वेल, और चलेगी भी नहीं। तो मेरी नजर में, अकाउंटेंट की नजर में ये क्या है, इंपेयरमेंट टेस्ट। याद आ रही कुछ इंपेयरमेंट इस किस्म की चीजें, या यूं कह लो छोड़ दो, छोड़ दो, दबा करो उसको, इंपेयरमेंट। मैं एक नई मशीन परचेस करके लाया और उस मैकेनिकल इंजीनियर को देखा, उसने बोला हारिस भाई मशीन तो तुम्हारी बड़ी जबरदस्त है, मेरा तजुर्बा कह रहा है ये मशीन 4 साल चलेगी। कितना चलेगी, ₹1,00,000 की ली थी मशीन, 4 साल चलेगी, डेप्रिसिएशन, अच्छा उसको नहीं पता कि डेप्रिसिएशन क्या है ना, अगर वो बोलता 4 के बजाय 5 साल चलेगी तो 20,000 का डेप्रिसिएशन आ जाता है, ये सुनो। तो आप मुझे बात बताओ, ये इंजीनियर, लॉयर, डॉक्टर वगैरह जो भी है, क्या इसके काम का इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो मैं नहीं कह रहा, आगे चल के हैंड नंबर 4-5 में इसमें नहीं, आइजा 500 बोलेगा कि इस मैकेनिकल इंजीनियर से भी मुलाकात करना, लॉयर से भी मुलाकात करना, वो साइंटिस्ट अगर मिले उससे भी बातचीत करना,
ये तमाम चीजें, इसका एक टेक्निकल नाम है जो फिलहाल अभी आपका कोई लेना देना नहीं है, दफा करो। इस वक्त सिर्फ एक बात आपको जहन में आनी है, ऑडिटर कितनी क्या चीजें चेक करने जाता है, एफएस और उससे जुड़ी हर चीज, बस दैट्स ऑल। अभी के लिए आज की इस मंडे की क्लास के लिए एक ही मिसाल देना, दूसरी मिसाल नहीं देना। मैंने आपका माइंड सेट करना था, वो मैंने कर दिया है जी। बेटा ऑडिटर क्या चेक करते हैं, जल्दी बोलो। और मिसाल, बस एक ही मिसाल दो, एग्जांपल इंटरनल कंट्रोल। यहां तो बात क्लियर है, हाँ या ना? अब नीचे आओ यहाँ पे। अब इतनी स्पेस तुम्हारे पास यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर बेटा मैं कुछ इंपॉर्टेंट तरीन बातें यहाँ पर लिखूंगा कुछ। ये देखिएगा बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ नोट। यहाँ पर पहला नोट, बेटा ऑडिटर करता है टेस्ट। ऑडिटर क्या करता है बेटा? टेस्ट। पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट। बेटा ऑडिटर को दो चीजें टेस्ट करनी है। नंबर वन, कंट्रोल्स। क्यों कंट्रोल को क्यों टेस्ट करेगा ऑडिटर? इम्पैक्ट। और दूसरा एफएस। दूसरा क्या है? एफएस। मिसाल, असल चीज क्या है? एफएस। लेकिन एफएस को टेस्ट करने के लिए आपको एक चीज टेस्ट करना जरूरी है, और वो क्या है? और वो क्या बेटा आपके पास? इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर दो चीजें टेस्ट करता है। पहली चीज क्या है बोली? कंट्रोल्स। और दूसरा बेटा ऑडिटर, पहला दूसरा नहीं लिखना, फर्स्ट सेकंड लिखना। ऑडिटर पहला करता है टेस्ट किसका? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मतलब इसको शॉर्टकट में बोलूंगा टीओसी। दूसरा ऑडिटर टेस्ट करता है टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल। बेटा मैंने क्या लिखा है? टेस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन डिटेल। और इसको हम कहते हैं, और इसको हम कहते हैं, वेट वेट बेटा टीओसी हो गया आपके पास? हाँ या ना? आप बच्चों ने अकाउंटिंग पढ़ी थी बचपन में, हाँ बोलो। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स रिकॉल कराओ अकाउंटिंग के, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, मैचिंग कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, और मटीरियलिटी एक्रूअल। अरे भूल गए? आज वो वक्त आ गया है कि इस चीज का आपको टेस्ट करना है, और आपको खुद याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा इधर यार, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में से एक और कॉन्सेप्ट होता था, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हाँ या ना? एफएस प्रिपेयर होती है सब्सटेंस की बुनियाद पे। हेलो, एफएस किस बुनियाद पे प्रिपेयर होती है? इट्स कॉल्ड सब्सटेंटिव टेस्ट। अरे यार ये नहीं, इधर देख क्या लिखा है बेटा। ऑडिटर दो किस्म के टेस्ट करता है। पहला टेस्ट का नाम क्या है बेटा? बेटा इधर पहले टेस्ट का नाम क्या है? टीओसी। दूसरा क्या है? सब्सटेंटिव टेस्ट। सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब क्या है? ऊपर लिखा है। सब्सटेंटिव टेस्ट किसे बोलते हैं? एफएस को डिटेल में चेक करना। अच्छा डिटेल का मतलब 100% नहीं होता, सैंपल साइज ज्यादा रखेंगे। हाँ या ना? दोबारा बेटा ऑडिटर फिर से कह रहा हूं, मुझे आंसर करो, कितने टेस्ट कर रहे हैं? दो। पहला कंट्रोल का टेस्ट, दूसरा, और एफएस की डिटेल टेस्टिंग को क्या कहते हैं? सब्सटेंटिव टेस्ट। हाँ या ना? 20 से 30 नंबर इस टॉपिक के कंफर्म है। कितने से? 20 से एक सीआरक्यू टीओसी से, मतलब टीओसी नहीं बोलूंगा मैं, कंट्रोल का टॉपिक बोलूंगा। एक टॉपिक सॉरी, एक सीआरक्यू कहां से? दूसरा सीआरक्यू कहां से? अब मैं आपको सब्सटेंटिव की इंपॉर्टेंस बताऊं। सब्सटेंटिव का मतलब आसान लैंग्वेज बेटा, क्विकली क्या मतलब है सब्सटेंटिव का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो आपको क्या लगता है इस पर सवाल नहीं आएगा? मैं सीए का ऑडिट भी पढ़ाता हूं, वहां पर भी सब्सटेंटिव आता है, ट्रिपल ए में भी, डबल ए। बेटा जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केसेस, हाँ अब आप वेटेज ले आओ। हमारी वेटेज में, हमारे एग्जाम हैपेड की वेटेज में आपको 20 नंबर सीआरक्यू के मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 20-22 हो सकते हैं, पता नहीं, हो सकता है। एक बच्चे ने मुझे बताया था कि सर हमें एक सीआरक्यू आया था सब्सटेंटिव से, उस बच्चे को, और एक केस ओटीक्यू भी आ गई थी। कहां से? तो कितने नंबर हो गए? 30। मैं 30 नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक्सपेक्ट
20 से 30 नंबर, अराउंड 25 लगा लो, कितने नंबर है? अब आप बोलोगे ये टॉपिक भी हो गया, ये भी होगा, आ गए जी हमारे 40, है ना? ये शुरू होंगे खत्म नहीं होंगे इतने। अच्छा, किताब की डेकोरेशन क्या होती है? इसके 5-6 चैप्टर बीपीपी में, कैप्लन ने इसको 1 चैप्टर में कंप्लीट किया हुआ है ना? और बीपीपी में इसने 2 चैप्टर में लगाया हुआ है, कैप्लन ने भी इसको 2 चैप्टर में किया हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर सीक्वेंस, लेकिन इट इज द टॉपिक, इट इज द सेक्शन। चल बेटा आजा दोबारा। पहला, ऑडिटर में 2 टेस्ट करने हैं। पहला क्या है? कंट्रोल। क्यों? आंसर मी, क्यों? इंपैक्ट आएगा किससे? और दूसरा किसको टेस्ट करना है? यानी कि एक ऑडिटर इंटेंशनली इसके लिए जा ही नहीं रहा। बेटा स्क्रीन पे देखना, ऑडिटर इंटेंशनली इसके लिए जा ही नहीं रहा। वो क्या चेक करने जा रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए कंट्रोल एक ब्रिज है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल इज अ ब्रिज एंड यू हैव टू टेक दैट ब्रिज टू रीच एट योर डेस्टिनेशन। तो बेटा योर एक्चुअल डेस्टिनेशन इज नॉट द कंट्रोल, योर एक्चुअल थिंग इज व्हाट? Then why do you test controls? The answer is right side पे अब आपने देखना है, और वेट करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। बेटा वेट करना, कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना भी। अच्छा इधर अगेन मैं यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं, और इस वक्त बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूं, अज्यूम ऑडिटर हैड टेस्टेड द कंट्रोल्स। बेटा ऑडिटर ने क्या लिखा बेटा? इधर कॉपी बाद में प्लीज, बच्चे जो कॉपी करें ना करें, इधर देखें बेटा क्या लिखा है बताओ। ऑडिटर हैज अज्यूम, ऐसे ही कंट्रोल टेस्ट कर लिया, कंट्रोल टेस्ट कर लिया है। जब टेस्ट होता है तो उसका रिजल्ट आता है डेफिनेटली। बेटा उस टेस्ट का आपके पास आएगा आउटकम्स, यानी कि रिजल्ट्स। अज्यूम करते हैं इफ outcomes of TOC is poor, वेट करना, कॉपी नहीं। आपने क्या कर लिया? किसका? कंट्रोल का। आप ऑडिटर हो, आपको मेरी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल अच्छे नहीं लगे, बकवास घटिया इंटरनल कंट्रोल्स लगे। अब ऊपर चलते हैं, क्या आपका माइंडसेट बनेगा? एफएस में गड़बड़ के चांसेस ज्यादा है। क्यों? अब मैं आपको कंट्रोल के बारे में बता दूं। इधर परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम, नॉन करंट एसेट सिस्टम, कैश सिस्टम, कुल मिला के 6 सिस्टम है, जिसके ऊपर 20 नंबर का टॉपिक है, सॉरी 20 नंबर का क्वेश्चन है। रिपीट, आपने पूरी कंपनी के एक एक सिस्टम को चेक किया, कैश का, परचेज का। देखो हर इदारे में परचेज सेलिंग सारे सिस्टम्स है ना। आपने पूरी कंपनी के कंट्रोल्स देखे, आपको अच्छे नहीं लगे, आपने बोला ये कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो क्या माइंडसेट बनेगा? कि एफएस में गलती के चांसेस ज्यादा है। अब सवाल, आप अपना सब्सटेंटिव का वॉल्यूम, सब्सटेंटिव का वॉल्यूम का मतलब होता है टीम, टाइम, सैंपल, प्रोसीजर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कम करोगे, ज्यादा करोगे? ज्यादा। देखो आपने खुद आंसर किया, मुझे पता था यही आंसर होगा, और 100% आंसर सही है। रिपीट, व्हाट हैव यू टेस्टेड ऑलरेडी? कंट्रोल्स। व्हाट द रिजल्ट? बेकार कंट्रोल्स। तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे हल्का हाथ रखोगे या ज्यादा डिटेल में? तो इसका मतलब अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे ग्रेटर सब्सटेंटिव, ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्ट। और सब्सटेंटिव टेस्ट का मतलब क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अब आप क्या काम करोगे? इसका मतलब आपका टीम, टाइम, सैंपल और प्रोसीजर्स क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। टीम, टाइम, सैंपल, प्रोसीजर्स ज्यादा, यानी कि एफएस को यू विल टेस्ट इन ग्रेटर डिटेल। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद आप बच्चे कॉपी करेंगे। बेटा अब आपने कंट्रोल टेस्ट किया, इफ का मतलब अगर, इफ आउटकम्स ऑफ टीओसी इज स्ट्रॉन्ग, आपने मेरी कंपनी के कंट्रोल चेक किए, आपको मेरी यू आर वेरी इंप्रेस विद द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एट ऑर्गेनाइजेशन। सवाल, कौन सी परसेप्शन बनेगी? गलती के चांसेस कम है, ज्यादा है? क्यों? कंट्रोल सिस्टम ज्यादा है। और कंट्रोल, अच्छा एक सेकेंड बेटा, इधर 2 चीजें टेस्ट करनी है। किसमें टाइम ज्यादा लगेगा चेक करने में? एफएस, क्योंकि एफएस में तो पूरे साल की लाखों ट्रांजैक्शंस है ना, करोड़ों ट्रांजैक्शंस भी हो सकती है अगर बैंक है तो, हाँ या ना?
पूरे साल की। लेकिन कंट्रोल क्या है? कंट्रोल तो ये है ना, कैमरास लगे हुए हैं, स्पैम शो, पूरा निजाम ओवरव्यू करना। तो अगर कंट्रोल देखने में 5 दिन लगेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने में महीना लग जाएगा। तो ये इतना बड़ा टाइम गैप आता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस हद तक चेक करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा? उनका सिस्टम, उनका मैकेनिज्म, कि वो अपना इदारा मैनेज कैसे करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, दोनों में से चेक करना टाइम कंज्यूमिंग क्या है? एफएस। मिसाल, अगर कंट्रोल को चेक करने में 1 मिनट लगेगा तो एफएस को चेक करने में 2 दिन लगेंगे। इतना ज्यादा टाइम गैप आता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कंट्रोल सिस्टम तो एक ओवरव्यू है ना, क्या है आपके पास? और हिसाब किताब में जाओ तो पूरे साल की लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, हाँ या ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस हद तक देखना है? तो ऑडिट का सिस्टम ये कि सबसे पहले एक ऑडिटर को क्या टेस्ट करना है? कंट्रोल। तूने कंट्रोल देखा ऑडिटर, तुझे कंट्रोल बेकार लगे, तो अब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टेस्ट डिटेल में करोगे या कम डिटेल में? क्या लिखा भैया? ग्रेटर सब्सटेंटिव टेस्ट, यानी कि 3 टाइम सैंपल प्रोसीजर्स बढ़ा देंगे। सेकंड पॉइंट, आउटकम ऑफ टीओसी इज स्ट्रॉन्ग, बेहतरीन कंट्रोल लगे आपको, सब्सटेंटिव टेस्टिंग 0 कर दूं तो फिर करने क्या गए हो? क्या करना है? हल्का हाथ रख लेंगे, यानी कि सोच के गए थे 70% सैंपल देखूंगा 100 में से, लेकिन मैंने हिसाब किताब में देखा इतना जबरदस्त सिस्टम था, कंट्रोल इतने जबरदस्त से, मैंने क्या एफएस में गलती के चांसेस कम है, तो 70 का सैंपल कम करके 60 कर दूंगा। लेकिन एफएस को 0 तो नहीं करोगे ना, हल्का हाथ रख देंगे, यस और नो? दैट्स समथिंग। तो ये एक ऑडिट डिसीजन मेकिंग कहलाती है कि मुझे कौन सी चीज किस हद तक चेक करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस हद तक डिटेल में जाके देखना है, हाँ? तो उसका तरीका क्या है? कंट्रोल। पहले आपने कंट्रोल चेक करना है। तो बेटा आप इधर आ जाओ, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? क्या लिखूं, लेस या 0? लेस सब्सटेंटिव टेस्टिंग। अब वो तुम्हें पता है 3 टाइम सैंपल प्रोसीजर्स वगैरह आपने कम कर देने हैं। बेटा 1 मिनट, एक एग्जाम पर्सपेक्टिव, एक सीआरक्यू किधर से है? कंट्रोल से। दूसरा सीआरक्यू कॉपी करो ये। तुमने हर वो चीज देखी जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें चाय कहां से आ गई? चाय पानी, ओके, इमटेरियल। पिला देंगे जी बेटा। ऑडिटर ने कितने टेस्ट करने हैं? हेलो, कितने टेस्ट करने हैं? 2। कौन कौन से? कंट्रोल का टेस्ट। क्यों? अच्छा, आप कंट्रोल टेस्ट करने जा ही नहीं रहे, आपकी तो नियत ही नहीं है। आप किस नियत से जा रहे हो? एफएस को टेस्ट करने, लेकिन हमें वो टेस्ट करना जरूरी बन जाता है। वाई? क्योंकि उसका इम्पैक्ट आता है। अच्छा, अगर मैं आपको और इलेबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, व्हाई डू यू टेस्ट कंट्रोल? नंबर 1 रीजन, क्योंकि इसका। दूसरा रीजन, किस हद तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना है, ये भी तो इसलिए वजह है, हाँ या ना? बेटा एक्सक्यूज मी, व्हाई डू यू टेस्ट कंट्रोल? आंसर करना। क्योंकि, बोलो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आता है। और दूसरी रीजन क्या है?
किस हद तक एफएस को देखना है, तो वो कंट्रोल्स हमें बताएंगे। कंट्रोल अच्छे तो एफएस का हल्का हाथ रख दो, कंट्रोल्स बुरे तो एफएस को ज्यादा डिटेल में आपने चेक करना है। सही, दीज आर टू थिंग्स, और दीज आर टू थिंग्स नहीं, दीज आर टू टॉपिक्स, दीज आर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब यहां तक ये चीज होती है। पेज नंबर कौन सा बेटा? 4। डर हो गया, ये हटा दूं? ओके, अब आ जाओ बेटा पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 को थोड़ी देर के लिए आपने इग्नोर करना है, पेज नंबर 6 पर आ जाए। अब हाँ दे दे, ये पहले सर की बात सुन लो। मान लीजिएगा इसमें जो स्टूडेंट जिसकी फर्स्ट क्लास हो चुकी है उसके नाम है, वो सेकंड क्लास का अपना लिख लीजिएगा, जिसकी फर्स्ट क्लास है वो मेंशन कर दीजिए। अच्छा बेटा इधर पेज नंबर 6, बच्चा पेज नंबर 5 मैंने थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया है। इधर 2 मिनट रुकना, एक्सक्यूज मी, ये थोड़ी देर के बाद स्टार्ट करना है इसमें, 2 मिनट। इधर आ जाओ, एक्सक्यूज मी, पेज नंबर 4 बेटा, पेज नंबर 3, सॉरी पेज नंबर 3 में देखो, पहला इधर मेरी स्क्रीन से देखो, ऑडिटर हैज टू परफॉर्म द ऑडिट बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच, और ये कहां लिखी है? पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 5 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, अभी नहीं, 6 पर आ जाओ। ये रहा बेटा, लेफ्ट का लिखा है सिस्टमैटिक अप्रोच। अब इधर एक्सक्यूज मी, ये ऑडिट है, और हमने इसको साइकिल को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले नंबर 1 छोड़ दे इसको। आप बच्चों ने कभी बचपन में F3 पढ़ा, या FA1 FA2 पढ़ा, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसी भी बैकग्राउंड से जिससे आप ताल्लुक रख रहे हैं बेटा, अब मुझे बताना, क्या जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, ऑब्वियसली अकाउंटिंग की भी अकाउंटिंग साइकिल होती है। क्या होती है? इधर प्लीज लिखना मत, तुम सारे बच्चे जीनियस हो, तुम्हें सब आता है, लिखना मत प्लीज, सिर्फ याद रखना, जो लिखाने की चीजें मैं लिखता हूं। अकाउंटिंग साइकिल बोली मैंने, क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग साइकिल। अच्छा बेटा, अब एक पॉइंट, अकाउंटिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, अकाउंटिंग जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो बेटा सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, जरा बताएंगे मुझे? एंट्री बनती है। क्या बनती है भाई? क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट, खत्म। हाँ या ना? एंट्री बनती है ना, जर्नल जर्नल। हाँ हाँ। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद उस एंट्री का क्या करते हैं? हाँ भाई हाँ, इधर एंट्री के बाद क्या करते हैं? नहीं, एंट्री के बाद हम बनाते हैं वो हाँ, क्या होता है? डे बुक जरा नाम याद दिलाओ। सेल डे बुक, परचेज डे बुक, रिटर्न डे बुक, ये डे बुक, वो डे बुक, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। हाँ या ना? पहले क्या बनाई? एंट्री, फिर उस एंट्री को पोस्ट किया किधर? डे बुक से। फिर क्या करते हैं? फिर उस डे बुक से बेटा, उस डे बुक से फिगर उठा के आप बनाते हो क्या? अच्छा, मैं लंबी चौड़ी नहीं कर रहे थे, सुनो। इंडिविजुअल लेजर, डीएलसीए, डेटर लेजर, कंट्रोल अकाउंट, फिर कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलिएशंस। हाँ या ना? याद है? नहीं नहीं, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, मैं ऐसे करूंगी। वैसे साइकिल तो याद है, मेजर तो याद है ना, क्या होता है टी अकाउंट? हाँ ठीक है। अच्छा, लेजर बने, रिकंसिलिएशन वगैरह सब हो गई, फिर उस लेजर के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। फिर वो बैलेंस नहीं होता। क्या नहीं होता? तो फिर हम लोग खोलते हैं सस्पेंस, फिर सस्पेंस में ही रहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से मिल जाता है क्या? एरर। फिर हम उस एरर का क्या करते हैं? एरर की रिकंसिलिएशन कौन करता है? रेक्टिफिकेशन हो गई, चलो कोई बात नहीं, एरर की रेक्टिफिकेशन हो गई। बच्चा उसके बाद बनता है क्या? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद हम बनाते हैं क्या? F7 स्टार्ट हो जाता है ना। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी नंबर 1 बनती है इनकम स्टेटमेंट। हाँ या ना? क्योंकि प्रॉफिट जाता है अदर इक्विटी में आपके पास। हाँ या ना? फिर उसके बाद जी बैलेंस शीट और कैश फ्लो और वगैरह वगैरह। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं हारिस मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाला शख्स क्या डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा?
नहीं, क्या करूंगा, अकाउंटिंग साइकिल से चलेंगे। किससे चलेंगे? दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक, दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल यही चीज है ना। हाँ, FA1 FA2 F3 में इसके वॉल्यूम्स बड़े हो जाते हैं, सवालात और कॉम्प्लेक्सिटीज या व्हाटएवर जो भी है भाई। सुनो भाई, एक सिंपल अकाउंटिंग साइकिल है, एंट्री बनाई, डे बुक बनाई, लेजर, टीबी, आगे चीजें और खत्म। आपको ये सारा काम किसने किया है? जब आप आओगे ऑडिट करने के लिए, बच्चे इधर देखना, इधर मैं तुम्हें ट्रायल बैलेंस नहीं दूंगा, मैं आपको एफएस दूंगा। क्या दूंगा? ये इनकम स्टेटमेंट है, आगे पेश करो, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो, मैंने आपको ये देनी है। अब आपने पूरी अकाउंटिंग को ही चेक करना है। क्या चेक करना है? किस हद तक वो कंट्रोल्स बताएंगे। क्या बताएंगे? कंट्रोल्स। तो आपने इन तमाम चीजों को बैकवर्ड जाके बच्चे इधर चेक करना है। दैट्स कॉल्ड सब्सट्रैक्टिव ऑडिट। क्या हो जाएगा? तो ऑडिट का मतलब होता है एफएस को चेक करना, और एफएस इधर से गुजर के आ रही है। सो यू हैव टू चेक एंट्री, लेजर, एरर, शेरर, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ जाएंगी। यस और नो? बेटा ये मैंने लिखने के लिए नहीं बनाया, सिर्फ दिमाग, मेमोराइजिंग, माइंड शेप। शुरू की 2 क्लास ओनली माइंड शेप। बेटा इसको क्या नाम दूं? ये क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। एफएस को प्रिपेयर करने के स्टेप्स हैं, आई मीन साइकिल है। और उसी एफएस का ये क्या लिखा है? ऑडिट साइकिल। जिस तरह एफएस को बनाने की साइकिल है, उसी तरह एफएस का ऑडिट करने की भी साइकिल है। अब बेटा ये कुछ चीजें लिखी है। नंबर 1, वो तो लिखने की जरूरत नहीं थी। आ जाओ पेज नंबर 6 पे जल्दी, पेज नंबर 6। बेटा पेज नंबर 6 पे आओ जल्दी। पहला क्या लिखा है? बेटा ये लिखो 1। क्या लिखा है? स्लैश। ये रीअपॉइंटमेंट मुझे समझ नहीं आया, व्हाट इज दिस? वो ऑडिटर दोबारा भी अपॉइंट हो सकता है। सर पिछले साल आपने ऑडिट किया था, इस साल भी आप ऑडिट कर रहे हो। शेयर होल्डर्स ने आप लोगों को दोबारा वो क्या नाम है, वोट दे दिया, हाँ या ना? हाँ या ना? तो बेटा पहला स्टेप क्या है? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। क्या है? इस महफिल में ओए होए जबरदस्त। फिर उसके बाद इधर ऐसे नंबर 2, ये क्या बना बेटा? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। व्हाट इज दिस? एग्रीमेंट है क्या ये? बस ऐसे ही ऑडिटर अपॉइंट हुए, कल वो आ गया तो यार शहरों की कंपनी में, हाँ भाई नौक किया, मैं ऑडिटर हूं। ऐसे ही नहीं भाई, लिखत पढ़त कानूनी काम कर रहे हो यार, बगैर लिखत पढ़त के कोई काम नहीं करना चाहिए। क्या ये? एग्रीमेंट है। अच्छा, अब बच्चों ने F4 पढ़ा है ना? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फिर फर्क होता है। आई विल नॉट बी कॉलिंग इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सुनो इधर बेटा, किसके दरमियान एग्रीमेंट होगा? फर्म कंपनी। सर इसके अंदर क्या लिखेंगे? अगर आपने मुझसे ये सवाल किया सर इसके अंदर क्या लिखेंगे, तो बेटा आइजा 210 शुरू हो जाएगा और लंबी कहानी चली जाएगी। सही है? तो मैंने क्या कहा बेटा? दिस क्लास इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। सही है? पहला क्या हुआ इधर? फिर एल बना। व्हाट इज एल? सही है, एक एग्रीमेंट है जी बेटा। एग्रीमेंट किसके दरमियान? वरना लिखो जरा जल्दी से। अच्छा अंदर पता है क्या क्या लिखा होगा? टाइम अंदाजन कितना लगेगा, फीस कितनी लेगा, और बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जैसा एग्रीमेंट होता है, लिखत पड़ा। हम 2023 की एफएस ऑडिट कर रहे हैं और ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। ठीक है बेटा? इज इट डन? नंबर 1 ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट, यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट व्हाटएवर। सेकंड, फिर इसके बाद नंबर 3। अच्छा अब सुनो इधर, किताब के जो, ये तुम्हारा सिलेबस है, किताब के जो कंटेंट्स है ना, जैसे मेरे ख्याल में बीपीपी में ये दोनों एक ही चैप्टर में है। कैप्लान ने इस दोनों चीजों के 3 चैप्टर बनाए हुए हैं। कितने चैप्टर? एक ही बात है ना यार, कंटेंट तो वही है, हाँ या ना? उसने 2 चैप्टर में बात कर दी, उसने 3 चैप्टर में, तो दैट्स द थिंग। तो इस तरह आपकी बुक्स के चैप्टर स्प्लिटेड है। ठीक है? बट आई विल नॉट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ बुक, वरना आपको समझ आनी ही नहीं है। आई विल फॉलो द ऑडिट साइकिल, बट आई विल फॉलो
ऑडिट साइकिल, फिर वो किताब का आखिरी चैप्टर ही क्यों ना हो, यस और नो। सो वी हैव टू फॉलो दिस ऑडिट साइकिल, पढ़ने समझने के लिए, वरना सही अच्छा समझ नहीं आएगा। बेटा नंबर 1 में क्या हुआ, जल्दी बताओ। ऑडिट आया, भर्ती हुआ, एजीएम हुई है, अपॉइंटमेंट हो गया, फिर क्या है? आप लोगों ने बचपन में F1 पढ़ा था, एथिक्स याद है? कुछ याद है एथिक्स, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और ये वो? नहीं याद है, कोई मसला नहीं है, वैसे याद होना चाहिए। यही तो मसला है, पब्लिक को एथिक्स याद नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे बात बताए, एथिक्स इस दरमियान में आता है, किस दरमियान में? इस दरमियान में एथिक्स का एक टॉपिक आ जाता है प्रैक्टिकली, लेकिन अभी इसको नहीं लिखना, छोड़ दो बेटा। ऑडिटर अपॉइंटमेंट, फिर एग्रीमेंट बना। तीसरा स्टेप इधर, ये बात जरा ध्यान में रखिएगा, ऑडिट इज नॉट द छापा। ऑडिट कोई सरप्राइज एक्टिविटी नहीं है। कौन सी एक्टिविटी है? प्लान्ड एक्टिविटी है बेटा। इधर ऑडिट कौन सी एक्टिविटी है? प्लान्ड। तीसरा क्या लिखा है? डिटेल बताने जाऊंगा, आज की क्लास नहीं, मल्टीपल क्लासेस जाएंगी। एक बात जरा से सुनो इधर, जो 2 मिनट वाली बात है बच्चे, इधर लास्ट में, प्लानिंग स्टेज में एक ऑडिटर के बहुत सारे काम है। क्या बोला मैंने? बहुत सारे काम है। उसमें से एक काम है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट काम है, और वो ये है, कॉपी नहीं करना भी। ये क्या लिखा मैंने? रिस्क वाला। बेटा इस बहुत सारे काम है, उसमें से एक काम क्या है आपके पास? रिस्क असेसमेंट। यानी कि आपको एक केस स्टडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एक केस स्टडी दी जाएगी। बेटा एक चेयर है तो एडजस्ट थोड़ा सा। एक केस स्टडी दी जाएगी, और उस केस स्टडी में बोला जाएगा ये केस है, रिस्क निकालो। क्या निकालो भाई? रिस्क, यानी कि शक पैदा करो। क्या पैदा करो? यानी कि देयर विल बी अ सिनेरियो। बेटा इधर ये आपके पास क्वेश्चन है, और अज्यूमिंग इसमें पूरी वो 2 4 5 6 पैराग्राफ्स है, अकाउंटिंग एंट्रीज आपने सोचनी है, और उसमें रिक्वायरमेंट में देखेंगे, बोलेगा रिस्क इवैल्यूएट करो। क्या इवैल्यूएट करो? यानी कि मैं आपको मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल, इधर 1 2 मिसालों से कुछ नहीं, लिखना नहीं प्लीज। मैं मशीन खरीद के लाया, गौर से सुनना, ₹1,00,000 की। कितने की? ट्रक वाले को पैसे दिए 20 रुपए, 120। 30 रुपए लगे इंस्टॉलेशन में, कितने हो गए? 150। 50 रुपए लगे ट्रेनिंग देने में। बस बस बस। रिस्क क्या है? रिस्क पता है क्या है? रिस्क है, आप ऐसा सोचोगे हारिस हनीफ IAS 16 की खिलाफ वर्जी कर सकता है शायद। डाउट पता है क्या क्रिएट करोगे? ये जो 150 रुपए थे, ये कैपिटलाइज होते हैं, और 50 रिस्क क्या है? कैपिटलाइज कर दिया, है ना। तो आपने ये अंग्रेजी में, अच्छा अंग्रेजी की ड्राफ्टिंग बड़ी सिंपल, हर दफा 3 CRQ है। 1 CRQ कहां से था? दूसरा, तीसरा ही है रिस्क। 14 से 16 नंबर की केस, कीप इट एवरेज 15 हो नहीं सकता इसका, क्योंकि वो 2 कॉलम्स बनाते हैं ना, 16 नंबर। अच्छा पूरी प्लानिंग फेज से 20 नंबर का सवाल है बच्चे। कितने नंबर का? 16 नंबर की केस, 4 नंबर का नॉलेज बेस्ड। तो यानी कि 20 नंबर प्लानिंग से, और 20 कहां से? POC और सब्सटेंटिव। कितने हो गए? 60। तो ये यही 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यही ऑडिट है। F8 की खास बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। F8 की खास बात है लो, कि आपके पास टॉपिक डिफाइंड है, आपको रिक्वायरमेंट्स भी पता है। क्या पता है? बस हर केसेस आपके पास चेंज है, ट्रिक आपको आनी चाहिए। अगर अटेंशन थोड़ी सी ज्यादा दो ना, बिलीव मी, ऑडिट इज कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट, कंपैरेटिवली। और वो पता है क्या है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, 1 2 अल्फाज ऊपर नीचे करेंगे ना, बात का मतलब चेंज हो जाता है। सोच के तो बच्चे ने सही लिखा होता है, लेकिन सिर्फ वो एक अल्फाज से बात का मतलब चेंज हो गया, और पूरा 1 नंबर वहां पर डिडक्ट हो गया। है बात समझ में? तो बस ये बारीकी आपने कैच करनी है, वरना आपको आसान। खैर आप सबको छोड़ो बेटा, मैंने आपसे क्या कहा प्लानिंग फेज में? मैंने इसमें लिखा वन ऑफ द टास्क इज रिस्क असेसमेंट प्लस रिस्क रिस्पॉन्स। बेटा वन ऑफ द टास्क क्या है? रिस्क असेसमेंट प्लस क्या? ऐसे लिख दो बस, लंबी चौड़ी कहानी नहीं करना बस। और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं 1 CRQ यहां से है। अच्छा फिर जब तुम प्लान कर लेते हो,
नंबर 4 बेटा ये क्या लिखा हुआ है बेटा? नंबर 4 में क्या लिखा, बोलो क्या लिखा है? परफॉर्मिंग द ऑडिट। क्या है परफॉर्मिंग द ऑडिट? गुड, टीओसी और सब्सटेंटिव। बेटा परफॉर्मिंग द ऑडिट क्या है? टीओसी सब्सटेंटिव। तो एक सीआरक्यू बच्चे तुम्हें किधर से आ जाएगा? टीओसी से। और दूसरा कहां से आ जाएगा? ये 3 सीआरक्यू यहां से आ गए, हाँ या ना? कितने नंबर है अपने पास बाय द वे वो सीआरक्यूज में टोटल? 70, जिसमें से 60 नहीं, कम भी ले आओ, 50 से 55 कर ले। 50 से 55 कहां से आएंगे? ये 3 टॉपिक्स, हाँ या ना? 50 से 55 इन 3 टॉपिक्स से आएंगे। एंड रेस्ट ऑफ द एरियाज आर द नॉलेज बेस्ड। वो पता नहीं कौन सा टॉपिक है, वो इतना तो सस्पेंस रखेंगे ना एग्जामिनर। अच्छा सर हारिस, ये बात आप कर रहे हैं? नहीं बेटा, मेरा गेस्ट नहीं है। ये बात लिखिए एसीसी के सिलेबस में, जो बच्चे पढ़ते नहीं है। एसीसी की वेबसाइट पे जाते हैं, हर एक साल का सिलेबस आता है। क्या आता है? उसमें लिखा होता है एग्जाम गाइड। क्या लिखा होता है? और उसके ऊपर लिखा होता है पर्पस या ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेपर, कि ये पेपर पढ़ने का मकसद क्या है, पास करने की बात नहीं कर रहा। तो उसमें लिखा होता है एग्जाम गाइड कि कौन से सेक्शन से क्या टॉपिक आता है, ये उसमें लिखी हुई है चीजें, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताई है। चले बेटा दोबारा से साइकिल बताओ। ऑडिटर क्या कर रहे हैं? सबसे पहले अपॉइंट, फिर एग्रीमेंट बन रहा है, फिर प्लानिंग टीओसी सब्सटेंटिव। क्या है प्लानिंग? एक्चुअल चीज पता है क्या है? एक्चुअल चीज ये है, एक्चुअल चीज क्या है? ऑडिट परफॉर्म करना। अब मुझे एक बात बताओ, ऑडिट परफॉर्म करना, एक स्टेप ऊपर देखो, नंबर 3 में क्या लिखा है? कोई बच्चा मुझे ऐसे गैस करके बताएगा प्लानिंग फेज का ऑडिटर क्या करता है? टीओसी और सब्सटेंटिव का प्लान बनाता है। किसका प्लान बनाता है? प्लानिंग स्टेज पे आप क्या काम करोगे? प्लान करोगे। क्या प्लान करोगे? कि मुझे करना क्या है। इसका मतलब ये है कि जब एक ऑडिटर एक्चुअली में प्लानिंग फेज पर होता है तो उसको टीओसी और सब्सटेंटिव की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ, मुझे पहले आपको क्या पढ़ाना चाहिए, प्लानिंग या टीओसी सब्सटेंटिव? टीओसी सब्सटेंटिव। क्यों? सपोज आज मंडे आपने मुझे बोला हारिस भाई ऑडिट का प्लान बनाओ, तो प्लान किस चीज का बनाऊंगा? तो आता होगा तो बनाऊंगा ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? टीओसी, फिर फिर प्लानिंग। और प्लानिंग जल्दी हो जाता है। क्यों जल्दी हो जाता है? किसी का तो प्लान बना रहे हो है। दिस इज माई टीचिंग प्रोसीजर, ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर मैंने प्लानिंग से पढ़ाना शुरू किया, अब किताब में पता है क्या है? किताब होती है सिलेबस वाइज स्ट्रक्चर। जैसे किताब आप देखोगे तो किताब इसी तरह है, प्लानिंग फेज, कौन सा फेज, और फिर आगे लिखा होता है बीपीपी की बुक में सी इन चैप्टर नंबर अगला, हाँ या ना? तो भाई पहले वही कर ले। तो ये फिर टीचर का काम होता है इस तरीके से बताना। तो किताब एक ऑफिशियली डिजाइन होती है सीक्वेंस वाइज। अगर आप बीपीपी की बुक को फॉलो करो, इन सब के बाद ये हेडिंग आएगी, फिर टीओसी है, फिर सब्सटेंटिव है, हाँ या ना? तो अगर हम बुक की सीक्वल फॉलो करते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा। चले बेटा आप आगे बढ़े। बेटा ऑडिटर ने क्या काम किया, जल्दी बोलो। सबसे पहले जी बोले, सबसे पहले क्या हुआ है? अपॉइंटमेंट, किधर? फिर एएल बना, एग्रीमेंट, फिर प्लानिंग। अच्छा रिस्क नहीं बोलना, बस प्लानिंग, टीओसी एंड ये एक्चुअल में हमने परफॉर्म करना है। इसके बाद कौन सी स्टेज है? कंफर्म है। इसके ऊपर सवाल आएगा 4 नंबर का, 6 नंबर का, 2 नंबर का, पता नहीं, लेकिन सवाल 10 नंबर की ओटी क्यों आ सकती है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आएगा। ठीक है, कौन सी फेज है बेटा? रिव्यू फेज। इसमें क्या होता है यार? वो तो रिव्यू लेगा तो रिव्यू ही करेंगे ना यार, और क्या करेंगे? क्या है रिव्यू स्टेज में? क्या है? ओपिनियन देने से पहले एक दफा रिव्यू बोला। मैं तो बताऊं प्रैक्टिकली क्या होता है, सुनो। ऑडिट टीम होती है, ऑडिट का एक बंदा नहीं होता। क्या होती है? इधर सुनो, इधर इधर बच्चे इधर देखना सारे। आपने बेटा इधर आपने रिसीवेबल चेक किया, ऑडिट टीम हो, आपने पेबल चेक किया, आपने इन्वेंट्री चेक की, आपने सेल चेक की, आपने फलाना हेड, आपने फलानी चीज चेक की। सारे टीम मेंबर्स ने अपनी अपनी रिसीवेबल पे सारे ये टेबल पे सबूत पढ़े। क्या पढ़े? टेबल पे सबूत पढ़े। और मैं हारिस ऑडिटर हूं, मैंने ओपिनियन देना है। क्या देना है? क्या मैं एविडेंसेस को चेक नहीं कर लूं? बेटा आपने टेबल से ही चेक नहीं किया, दोबारा जाओ,
बेटा तुमने इन्वेंट्री सही चेक नहीं की, दोबारा चेक कर। तूने रिसीवेबल पेबल सही चेक कर लिया, ओके ये पड़े रहने दे। यानी कि यू आर नाउ रिव्यूइंग सारे के सारे एविडेंसेस। क्या रिव्यू कर रहे हो? इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूं कि पेपर आपका कितने घंटे का है? सपोज करो 2.5 घंटे में हो गया। नहीं वैसे तो होता ही नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल दे रहा हूं, मिसाल। हाँ मिसाल। तो तुम्हारे पास आधा घंटा बचा, तो तुम उस आधे घंटे में अपना किया हुआ पेपर रिव्यू फेज, ठीक है, रिव्यू फेज। अच्छा मैं बताऊं, ये टाइम की कोई मैनेजमेंट तो आपको ही करनी है, लेकिन एक स्टूडेंट ना उसका पेपर तकरीबन 2 घंटे या पता नहीं कितने मिनट में होता है इसका ऑडिट का, मतलब तकरीबन 40 मिनट्स फारिग। नहीं उसके 82 नंबर आए थे, वो भी अच्छा था। लेकिन अगेन अगेन एक्सक्यूज मी, अब अगेन हो सकता है टाइपिंग स्पीड अच्छी हो, रीडिंग स्पीड अच्छी हो, ऐसे भी बच्चे होते हैं पूरा पेपर करने के बाद उनकी प्रैक्टिस होती है ना शुरू से रोने की, सर टाइम ही नहीं बचा, है ना, ऐसे भी बच्चे होते हैं। डिपेंड्स बेटा, इसकी तो प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता बाद में। रिव्यू स्टेज क्या होता है? रिव्यू स्टेज में ऑडिट हो रहा है या एविडेंसेस को रिव्यू कर रहे हैं? खत्म हो गया रिव्यू, एक बार रिव्यू कर दिया फिर पेपर एग्जिट कर दिया, ठीक है। और वो एग्जिट क्या है तुम्हारा? ओपिनियन। तो बेटा ये ऑडिट साइकिल चल रही है। अभी तक तो मैंने तुम्हें बताया ऑडिट ओपिनियन। जिस दिन ये चीज पढ़ाऊंगा ना, ऑडिट ओपिनियन 2 क्लास का टॉपिक है। कितनी क्लास का टॉपिक है? 2 क्लासेस का टॉपिक है, 2 से 2.5 क्लास भी हो सकती है इसकी। खैर एनीवेज बच्चे, दोबारा ऑडिट साइकिल। सबसे पहला क्या हो रहा है? अपॉइंटमेंट किधर? फिर एग्रीमेंट बना, फिर प्लानिंग किया ऑडिटर ने। ऐसे थोड़ी कि मुंह उठा के आपने काम करना, प्रॉपर वर्किंग बनती है, प्रॉपर प्लानिंग हुई आपकी। फिर उसके बाद आपने क्या किया? परफॉर्म। और परफॉर्म में क्या करना है? टेस्ट करते हैं सर, 2 किस्म के टेस्ट, है ना। कंट्रोल, क्यों? क्योंकि एफएस को चेक करने की लिमिट चेक करनी है। और दूसरा किस चीज का टेस्ट है? और सब्सटेंटिव की मैं आपको ना एक छोटी सी मिसाल दे दूं इधर। सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मतलब एफएस को चेक करना, मतलब नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट को चेक करना, इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट को चेक करना, गुडविल वगैरह उसमें आ गई, इन्वेंटरी चेक करना, रिसीवेबल चेक करना, कैश एंड बैंक चेक करना, प्री पेमेंट चेक करना। फिर नीचे आ जाओ, इक्विटी चेक करना, लाइबिलिटी, करंट नॉन करंट चेक करना, इनकम स्टेटमेंट, सेल, सीओजीएस, एक्सपेंस, एक एक चीज को चेक करना। ये सब क्या है? सब्सटेंटिव। और आप एक एक हेड को 100% चेक करोगे, एक एक हेड में से सैंपल बेस पे मटेरियल ट्रांजैक्शंस को पिक कर लेंगे, उसको चेक करके ओपिनियन एक्सप्रेस कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? इज इट डन? जी बेटा अटेंडेंस शीट कहां पे? यहां पर थी ना। हाँ इसको जरा घुमाओ अटेंडेंस शीट। ओए घुमाने का मतलब ये नहीं है, मार्क करो जल्दी से, घुमा दे थोड़ा सा जल्दी से कर लेना इसको। वो तो डिटेल है ना, तो हम नहीं बात कर सकते। रिव्यू में मिस्टेक्स भी तो आ जाएंगे। अभी तो कुछ पता ही नहीं है बच्चों को, तो पता है, बताने जाऊंगा तो तुम्हें पता नहीं रिव्यू स्टेज कितनी बड़ी है। बेटा ये अटेंडेंस शीट आप लोगों के पास आ रही है। ब्रेक सबर कर लेते हैं, दे देते हैं ब्रेक। अरे हाँ ना, दिमाग काम कर रहा है, नियत काम नहीं कर रही। दिमाग एक ही दफा काम करना बंद होगा जब आप इस दुनिया से मुक्ति पाओगे हमारा। वो इंटेंशन का फर्क है। ऑनलाइन बचे बेटा जैसे मैडम और इधर ही है।
इतनी लोग शाम को मैं घड़ी ना देखिए, घड़ी ना देखिए, मिल जाएगा ब्रेक सबर। अच्छा, खुशी हो रही है। टाइपिंग प्रैक्टिस इसका एक ही हल है, बताऊं क्या? ये इंट्रोडक्शन है। अभी जब मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो जैसे ये चैप्टर है, इसका पहला चैप्टर मेरे नोट्स चीजें लिखनी है, कुछ लिखो, घर जाके खत्म। ये शीट कहाँ तक पहुंची है? यार ये अटेंडेंस शीट कहाँ पे पहुंची है? एक्सक्यूज मी, बात सुने। हेलो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट, अटेंडेंस शीट कहाँ पे? इधर है। चलो वो आहिस्ता आहिस्ता, नहीं नहीं वो कर लो, तो बातें इतनी ज्यादा हो रही हैं, आप लोग अजीब हो जाओगे ना। इधर आ जाओ, जरा ऊपर वाले पेज पे आइएगा। बेटा 5 मिनट में कर लेते हैं सबर। बेटा पेज नंबर 5 पे है, पेज नंबर 5।
और एक्सक्यूज मी बेटा, ये अटेंडेंस शीट साथ साथ जो है ना सर्कुलेट कर दो, अपने नाम के आगे जो भी उन्होंने बताया था, प्रेजेंट जो भी लगानी, जो भी कर लो इधर। और साथ साथ बच्चे इधर साथ साथ तवज्जो इधर भी दीजिएगा। पेज नंबर 5 में है 3 इंपॉर्टेंट बातें आपके पास लिखी है, जो कि लिटरली कोई एग्जामिनेबल चीज नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या कहा है, ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन चीज है। बेटा पहला एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है, एजेंसी रिलेशनशिप। अच्छा बेटा इधर मुझे बताएं, आपके पास F4 में था ना प्रिंसिपल एंड एजेंट। एक साहब है जिनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बेटा अपॉइंट करता है किसको? प्रिंसिपल अपॉइंट करता है एजेंट को। अच्छा बेटा इधर लंबी चौड़ी कहानी नहीं, वैसे तो उतनी सारी एग्जांपल्स हैं। मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है तो प्रॉपर्टी एजेंट के पास जाओगे, टिकट बुक करानी है तो ट्रैवल एजेंट के पास जाओगे, ऐसा ही है कि नहीं है? तो अक्सर सिलसिला क्या है, हम तो पढ़ रहे हैं ऑडिट यानी कि ये बिजनेस स्टडीज। तो हमारे पास जो है प्रिंसिपल कौन है बेटा? शेयर होल्डर्स। एजेंट कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और एजेंट कौन है? ऑडिटर भी तो एजेंट है। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो उसके बिहाफ पे काम करे। शेयर होल्डर के बिहाफ पे एफएस बनाता कौन है? आई मीन हिसाब किताब ये कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर एजेंट है। और डायरेक्टर में ऑडिटर को अपॉइंट किया डायरेक्टर पे नजर रखने के लिए। शेयर होल्डर ने किसको अपॉइंट किया? क्या करने के लिए? बोला भाई, शेयर होल्डर ने बोला हम खुद नहीं जा सकते देखने, हमारे ब्याह पे हमारा एजेंट चला जाएगा। तो शेयर होल्डर प्रिंसिपल है, डायरेक्टर्स एजेंट है, और डायरेक्टर्स कौन है? ऑडिटर। जैसे सॉरी एजेंट कौन है? ऑडिटर। दो काम कर रहे हैं ना। शेयर होल्डर के लिए कारोबार कौन कर रहा है? हिसाब किताब बनाने के साथ। और उसी शेयर होल्डर के लिए एफएस को चेक कौन कर रहा है? ऑडिटर। तो दोनों एजेंट है, शेयर होल्डर का ही काम कर रहे हैं, एक काम कर रहा है दूसरा नजर रख रहा है। अब आ जाए बेटा स्टीवर्डशिप। ये स्टीवर्डशिप जो है, स्टीवर्डशिप का जो लफ्ज निकला है, ये आपके पास निकला है लफ्ज स्टीवर्ड्स से। स्टीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? केयर टेकर। अच्छा, इसी तरीके से बेटा आपके पास एक रिलेशनशिप है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल बेटा अपॉइंट करता है, प्रिंसिपल अपॉइंट करता है किसको? स्टीवर्ड्स को। अच्छा बेटा स्टीवर्ड्स क्या मतलब? जैसे एग्जांपल, मैं अभी थोड़ी देर के लिए इस रूम से बाहर जाऊं और आप में से किसी एक बच्चे को बोलूं यार ये मेरा मोबाइल और लैपटॉप जरा रखो, मैं आधे घंटे में आके लेता हूं, हाँ या ना? तो क्या मैंने आधे घंटे के लिए उस बच्चे को अपना स्टीवर्ड बनाया? क्या बनाया? केयर टेकर बनाया ना, यार ये लैपटॉप रखो, मोबाइल रखो, मैं आता हूं थोड़ी देर में, ठीक है? तो मैंने एक बच्चे को अपने एसेट्स का क्या बनाया? रखवाला, केयर टेकर, अमानत के तौर पे चीज दी है। दैट्स रिलेशन इज कॉल्ड स्टीवर्ड। अब सुनना, प्रिंसिपल हमारे लिए हमेशा कौन लोग है बेटा? और स्टीवर्ड्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स नहीं है। मैंने लिखकर कट किया, उसकी वजह है बेटा स्टीवर्ड और एजेंट के काम में फर्क क्या है, ये मुझे बताएंगे? एक मिनट वेट, कॉपी शॉपी तो होता रहेगा बेटा, वो अटेंडेंस शीट भी साथ साथ पास कर देना। बेटा मुझे बताए एजेंट और स्टीवर्ड के काम में फर्क क्या है? एजेंट काम करता है, मिसाल मैंने 1 लाख रुपए लिए, इनको दिए, मैंने बोला भाई रख, कल लेता हूं तुझसे। गायब गायब हो जाएगा, गलत चीज है, ठीक है ना? गायब नहीं होगा ना आप लोग। 1 लाख दिए मैंने उसको, मैंने कहा रख, कल ले लेता हूं मैं। ये क्या है? स्टीवर्ड्स है क्या ये? फिर मैंने उसको कल फोन करके बोला, मैंने बोला जो ₹1,00,000 तेरे पास पड़े ना, इन्वेस्ट कर दे कहीं पर भी, 2 महीने के बाद हिसाब दे देना। अब ये बंदा, इसका किरदार बदल गया, वो एजेंट। स्टीवर्ड का मतलब होता है जस्ट केयर टेकर, एंड एजेंट मींस द पर्सन आपके बिहाफ पे कोई काम करे, आपके बिहाफ पे कोई काम करे, वो एजेंट है। अब सुने, क्या चीज? दोनों है। एग्जाम्पल, शेयर होल्डर ने, वो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, शेयर होल्डर ने पैसे दिए किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट की केयर टेकिंग तो हो, और जाहिर है उसके बाद जब वो बिजनेस एक्टिविटी रन करना शुरू करते हैं, सो एट दैट टाइम दे बिकम्स
एजेंट फॉर द लाइफ टाइम। लेकिन इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप, मैं डायरेक्टर हूँ, आपने मुझे पैसे दिए, बोला आर एस भाई बिजनेस में लगा, तो जो आपके लाख रुपए, मेरी तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टू टेक केयर ऑफ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो वो अब तो बेटा ऑडिटर कभी भी स्टीवर्ड नहीं हो सकता। ऑडिटर हमेशा कौन है? ऑडिटर शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट की हिफाजत करने नहीं जा रहा। क्या करने जा रहा है? उनके बिहाफ पे एफएस को चेक करने जा रहा है अपने प्रोसीजर्स के थ्रू। एजेंसी हो गई, स्टीवर्ड्स हो गए। तीसरा क्या बेटा? अकाउंटेबिलिटी। ये साथ साथ लिख रहे हैं, आई होप सो, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? नहीं, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबल। वी ऑल आर आंसरेबल टू अल्लाह ना, तो ये क्या है? आंसरेबल। अब इस कंटेक्स्ट में बात करो तो जो तुम्हारा ये है कौन? स्टीवर्ड्स और कौन? ये दोनों अकाउंटेबल है। हाँ हाँ, शेयर होल्डर नहीं बोलो, मतलब है तो वो शेयर होल्डर ही, लेकिन बाय डेफिनेशन अभी इस वक्त हम इसको प्रिंसिपल बोलेंगे, हाँ है ना, तो वो उसको अकाउंटेबल है। बेटा जल्दी जल्दी इसको लिखो। ये तो सिर्फ समझा, ये पता है क्यों ये समझाया कि भाई ये इसका एजेंट है, ये प्रिंसिपल है, इसको ये काम करना है। सब इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, सबका सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। मैं अभी ब्रेक कर लेता, अभी हम सबर सबर। ये लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, ये एक्सक्यूज मी, अटेंडेंस शीट कहां पर है? यहाँ मतलब यहाँ के सारे हो गए? हो गया आपका अटेंडेंस? ये बात आपके पास है अटेंडेंस शीट? हाँ, एक काम करो, ये बात इसको अपने फिल करके अपने पास ही रखो, बाकी बच्चे ब्रेक के बाद आके फिल कर लेंगे। ये बात आप अपने डेस्क पे रख लो, ठीक है, बाद में हम लोग सब। अच्छा, ऑनलाइन बच्चे बेटा डिस्कनेक्ट नहीं करना, ठीक है। वी आर कमिंग आफ्टर 15-20 मिनट, और 15-20 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी ऑडिट ओपिनियन बताऊंगा, ये हैंड आउट कंप्लीट करके क्लास फिनिश करनी है। मेरी बात सुनो इधर, 1:45 हो रहे, 2 बजे तक आ जाओ, 2:05 तक आ जाओ, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे बेटा डिस्कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जी ऑनलाइन फिजिकल बच्चे बेटा, यू ऑल आर हियर। ऑनलाइन बच्चे बेटा चैट बॉक्स में बताना। के बाद अटेंडेंस शीट आपके पास है, प्लीज सर्कुलेट कर दो। वहां पे बच्चे आएंगे उनको दे देना, आप फिल कर दो उसे। अच्छा जी, यू गाइस आर दी ऑडिटर्स, राइट? हाँ या ना? ठीक है, आप बच्चे यहाँ पर ऑडिटर हो, और एक सिस्टमैटिक स्टेप से, आई मीन टू से सिस्टमैटिक प्रोसेस से गुजर के आपको जो है वो ऑडिट परफॉर्म करना है, ठीक है। तो दोबारा से आ जाए पेज नंबर 6 पे। अच्छा, आज की क्लास ये हैंड आउट फिनिश, तो फिर क्लास फिनिश हो सकता है जल्दी हो जाएगी। ऑडिट साइकिल, सबसे पहले ऑडिटर क्या करता है, मतलब व्हाट्स द स्टेज, व्हाट्स द स्टेजेस, व्हाट आर द स्टेजेस? ऑडिटर की अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, बस ठीक है, अपॉइंटमेंट ही बोल के इसको फारिग करते हैं। ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके बाद बना एंगेजमेंट लेटर। क्या बना? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन द फर्म एंड द क्लाइंट कंपनी।
उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया ऑडिट कोई छापा नहीं है, इट्स नॉट द सरप्राइज एक्टिविटी, इट इज एक्चुअली द प्लान एक्टिविटी, प्लान एक्टिविटी। तो प्लानिंग करनी है। उसके बाद क्या करना है बेटा, प्लानिंग के बाद ऑडिट परफॉर्म करना है। परफॉर्मिंग में दो चीजें हैं, टीओसी एंड सब्सटेंटिव, और काम को रिव्यू करके अपने काम को रिव्यू। अच्छा रिव्यू में ये नहीं, तो मैंने आपको भी एक छोटी सी मिसाल दी है कि रिव्यू में ऑडिटर अपना काम रिव्यू करता है। बेटा रिव्यू में और भी कई सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, राइट। अच्छा इसके बाद रिव्यू के बाद आपने फाइनली क्या करना है, ओपिनियन। अच्छा बेटा ओपिनियन आप किधर दोगे, हाँ बिल्कुल सही, आसान बात, एक्सक्यूज मी, जो सीधी बात जो मैंने पूछी है, ऑडिट ओपिनियन कहाँ लिखता है, एक रिपोर्ट तैयार होती है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ऑडिट रिपोर्ट, खत्म। अब आ जाए अगले सफे पे, पेज नंबर 7, ये लो लिख लो, तो लिखना है तो लिख लो, ये ओपिनियन किधर आएगी बेटा, ऑडिट रिपोर्ट में। जी भाई इज इट डन, लास्ट वाली रो में आप दोनों के पास आ गई शीट, अटेंडेंस शीट, ठीक है, हाँ करके आगे सर्कुलेट कर दो। चलो बेटा अब पेज नंबर 7, द लास्ट पेज ऑफ दिस हैंडआउट, लेकिन पेज नंबर 5 की कुछ चीजें बाकी है, वो भी अभी इधर आओ। बेटा ये क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर का ओपिनियन, ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर, कहां पे होता है, ऑडिट रिपोर्ट में। पूरा पेज खाली है, हमने भरना है इसको। इस वक्त मैं 10 मिनट, वैसे तो 5 मिनट की चीज है, लेकिन रिपीट कर करके एग्जांपल्स दे दे के टाइम लग जाता है। 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैं आपको ये पेज बताऊंगा, लेकिन जब ये टॉपिक फॉर्मली स्टार्ट होगा इट विल टेक अराउंड 2 क्लासेस और मे बी 2.5 क्लास या 3 क्लासेस विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो इतनी डिटेल्स हैं। अब अच्छा, अब ये साइकिल्स मैंने आपको पता है क्यों बताई है। सपोज मैंने आपको क्या कहा था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, कि ऑडिट में हर एक टॉपिक पता नहीं कौन कौन से टॉपिक से रिलेट है। यानी कि अगर मैं आज आपसे कहूं कि फला काम ऑडिटर टीओसी की स्टेज में करता है, तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी, हाँ या ना। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑडिटर फलाना काम ऑडिट की रिव्यू स्टेज में करता है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ये सब लोग। जैसे मैं एक सवाल करता हूं ऐसे ही, ये तुम्हारे पास ऑडिट स्टेजेस हैं, ऑडिटर चेक करता है मिस स्टेटमेंट्स। अच्छा सवाल ऐसे ही पूछता हूं मैं आपसे, मैंने एफएस बनाई, उसमें मिस स्टेटमेंट थी, क्या थी, क्या करोगे, थी मिस स्टेटमेंट थी, क्या करना चाहिए, क्या ओपिनियन खराब कर देना चाहिए, नहीं, क्या करोगे, पहले सही करवाओगे, वेरी गुड। क्या करोगे, मुझे बोलोगे आरएस भाई इसमें मिस स्टेटमेंट है, ठीक करो, मैंने ठीक कर दिया तो सही, नहीं कर दिया तो बोलोगे एफएस स्टूडेंट फेयर नहीं है। मैंने एक छोटा सा सवाल आंसर करना है, ऑडिटर चेक कर रहा है कि क्लाइंट ने, मैंने, मैनेजमेंट ने, हारिस सनीफ लिमिटेड ने मिस स्टेटमेंट को ठीक किया या नहीं किया, कौन सी फेज में चेक करेगा, दोबारा सवाल दोबारा, ऑडिटर ये चेक कर रहा है, ऑनलाइन बच्चे बेटा यू पीपल आल्सो कैन टाइप, ऑडिटर ने चेक करना है, अब लास्ट टाइम बोलूंगा, ऑडिटर ने चेक करना है कि क्लाइंट एंटिटी ने, हारिस सनीफ ने मिस स्टेटमेंट्स को ठीक किया या नहीं किया। कौन से फेज में ऑडिटर चेक करेगा, रिव्यू स्टेज में। कौन सी स्टेज में, रिव्यू स्टेज में, वेरी गुड, यस वेरी गुड। पता है क्यों, क्योंकि बेटा मिस स्टेटमेंट तूने, ऑडिटर ने डिटेक्ट किधर की थी, सब्सटेंटिव में, आई मीन परफॉर्मिंग में। परफॉर्मिंग जब ऑडिट करेगा ऑडिटर, तो ही तो मिस स्टेटमेंट आएंगी ना नजर में, हाँ या ना। तो तुमने मुझे कब कहा था कि ठीक करो, परफॉर्मिंग में बोला था, आज ऑडिट कर रहे हो, गलती नजर है तो आज ही बोलोगे, या चांद देख के बोलोगे, आज ही बोलोगे भाई गलती आज की है तो। अब फिर रिव्यू स्टेज, अब ये नहीं होता कि गलती बोल के सर पे खड़े रहो, गलती बोल के आगे चले जाओ, बोलोगे हारिस भाई आपकी इन्वेंट्री गलत लिखी, इसको ठीक करो, रिसीवेबल में ये प्रॉब्लम लिखी आपने, इसको ठीक करो, ये बोल के थोड़ी को सर पे खड़े रहोगे, ठीक करो, अपने आगे के काम पे जाओगे। रिव्यू स्टेज पे आप बहुत सारे काम करोगे, उसमें से एक और काम ही बहुत इंपॉर्टेंट, आईजा 450 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि जो हारिस सनीफ को 2 हफ्ते पहले इधर स्टेटमेंट बनाई थी इसने ठीक किया नहीं की, ठीक कर दिए तो ओपिनियन दे देंगे, ठीक नहीं किए तो ओपिनियन नहीं, ओपिनियन को होल्ड करेंगे, दोबारा एक मौका देंगे, सर हारिस अब भी मौका है, ठीक, दैट्स द थिंग। तो मुझे बात बताए, इस तरह की अगर मैं कोई बात आपसे करूंगा, यार ऑडिटर मिस स्टेटमेंट्स कौन सी स्टेज में डिटेक्ट करता है, आंसर देना,
परफॉर्मिंग में, परफॉर्मिंग या सब्सटेंटिव इक्विवेलेंट। दोबारा से, गलतियां डिटेक्ट कहां पर होती हैं? फाइनल चेक कब करो ठीक हुई कि नहीं। कितना आसान हो गया। इसलिए मैंने सारी स्टेजेस पहले बताई हैं, सारे टॉपिक्स बताए हैं आपको मैंने। अब अगर मैं आपको बोलूं कोई और चीज, वो मैं बोलूंगा नहीं, फायदा नहीं है इसका, कि सर फलाना काम फलानी स्टेज में ऑडिटर करता है, तो आई थिंक आप लोग ब्लैंक नहीं होंगे। यस और नो? यू नो द एंटायर ऑडिट, ठीक है। और अब आप ये अपना सिलेबस इसी को कह सकते हो, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ो बेटा। ऑडिटर ने फाइनली क्या एक्सप्रेस करना है? जिस पर्चे पर ऑडिटर अपना ओपिनियन लिखेगा वो पर्चा क्या है? वो पर्चा ऑडिट रिपोर्ट है। अगले सफे पर क्या लिखा है आपके पास? ऑडिट। ऑडिटर का क्या है? ओपिनियन। बेटा ऑडिटर के दो तरह के ओपिनियन हैं, नंबर 1 और ऐसे नंबर 2। और ये जो आपका नंबर 1 है ना, इसको आप थोड़ी स्पेस कम देना, 2 को स्पेसिंग थोड़ी ज्यादा दे देना, ठीक है। हाँ अच्छा, अब जरा सुनो बेटा, कितने ओपिनियन है? 2। पहला, बेटा पहला क्या लिखा है? सुनना जरा गौर से और मुझे आंसर करना। बच्चे इधर जरा आंसर करना। क्या ऑडिटर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करता है? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मिस स्टेटमेंट को अकेला नहीं करना, मटीरियल मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर मिस स्टेटमेंट देखता है, हाँ कौन सी वाली? अगर एक गलती है, अज्यूमिंग क्लाइंट एंटिटी है, करोड़ों अरबों बिलियंस की कंपनी है, और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 10,000 रुपए की गलती है, इज इट वैसे बिलियंस के सामने 10,000 मटीरियल इमटीरियल? क्या करेगा? जाने दे यार, अभी इतना थोड़ी को सरदर्दी रखनी है, क्योंकि सैंपल में काम करना है। जैसे हम लोग हाँ ना, तो छोटी छोटी गलतियां नजरअंदाज है, खत्म हो गया। अच्छा देखते हुए भी इग्नोर कर देंगे, है ना। अब जब कभी भी मैं आपसे कहूं कि ऑडिटर ने गलती को डिटेक्ट किया, तो वो गलती अकेली नहीं होगी, क्या बोलेंगे? मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इट इज ऑलवेज बी द केस। नाउ अज्यूमिंग यू गाइस आर द ऑडिटर, आई एम द मैनेजमेंट, आपने एफएस चेक की, उसमें कोई मटेरियल गलती नहीं थी, चुन्नी मुन्नी गलतियां थी, छोटी छोटी, इग्नोरेबल, जाने दे, ठीक है। कोई आपका ओपिनियन क्या होगा? ओपिनियन क्या होगा? एफएस और ट्रू एंड फेयर, यही था ना मैंने उस दिन बताया था पहली क्लास में, ट्रू एंड फेयर। तो इसको कहते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन, इसको प्यार से क्लीन ओपिनियन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्लीन ओपिनियन। और इस क्लीन ओपिनियन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, क्या बोला बेटा? ट्रू एंड फेयर। ये बात समझ में आई है? यस और नो? जब एक ऑडिटर अपने अल्फाज का सिलेक्शन करता है और कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर है, तो उसको ओपिनियन को प्यार से क्या बोलते हैं बताओ? अनमॉडिफाइड ओपिनियन, या फिर अच्छा क्लीन नहीं, एक्चुअल जो नाम आइजा में है वो क्या है? अनमॉडिफाइड। लिखो जल्दी से, जल्दी से इसको लिखो। ठीक है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर मैं बोलूं ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, मतलब ट्रू एंड फेयर है। इसका मतलब, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब मटेरियल गलती नहीं है। क्या नहीं है? ये मत बोलना कि 100% गलती नहीं है। क्या नहीं है बेटा? गलतियां तो सब में होती हैं, हाँ या ना? हाँ, इंसानों में भी गलतियां हैं, लेकिन मटेरियल गलती की बात हो रही है ना। जो रिकॉर्ड्स मैंने बनाए भाई 100% एक्यूरेट नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। दोबारा से रिपीट बेटा, आंसर करो। अनमोडिफाइड ओपिनियन का मतलब क्या है? ट्रू एंड फेयर। मतलब एफएस सही है, मतलब मटेरियल गलती नहीं है, एमएम नहीं है, ये बात करना, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नंबर 2 इज मॉडिफाइड ओपिनियंस। बेटा ओपिनियन नहीं, ओपिनियंस। 3 टाइप्स है। हाँ, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है बेटा, ओपिनियन नहीं है, क्या है? ओपिनियंस। कितनी टाइप्स होनी? 3 टाइप्स। लिखना शुरू करो बेटा। नंबर 1, अब
बेटा नंबर 1, एक काम करें, स्टॉप राइटिंग। मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, स्टॉप राइटिंग, इकट्ठा लिखना, मत लिखना भी। पहला है इसमें क्वालिफाइड ओपिनियन, दूसरा है इसमें बेटा ये स्पेस छोड़िए बिकॉज इसके अंदर आई हैव टू राइट समथिंग, और नंबर 3 है ये डिस्क्लेमर ओपिनियन। बेटा अब ये पॉइंट जरा समझिएगा, और कॉपी वगैरह सब बाद में। बेटा एक्सक्यूज मी, इधर एक्सक्यूज मी, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मुझे आंसर करना। मॉडिफाइड ओपिनियंस कब देंगे? ये नहीं, ये तीनों की तो बात नहीं है, इसको छोड़ो। मॉडिफाइड ओपिनियंस कब देंगे? नहीं नहीं, ये मत बोलो। अब आप अब, हाँ, अभी मटेरियल में स्टेटमेंट का लगता है। मॉडिफाइड ओपिनियन जब देंगे जब एफएस में कुछ गड़बड़ होगी, मतलब एफएस ट्रू एंड फेयर नहीं है। एफएस ट्रू एंड फेयर है तो ओपिनियन कौन सा है? तो मॉडिफाइड कब देंगे? जब ट्रू एंड फेयर नहीं है। इसकी भी 3 किस्में हैं, 3 दर्जे हैं, 3 दर्जे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वो जज साहब सजा सुनाते हैं ना, छोटा जुर्म किया है तो महीने की कैद, बड़ा जुर्म किया है तो 2 साल की कैद, कत्ल किया है तो फांसी पे चढ़ा देंगे, यस और नो। तो ये 3 आपके जुर्म है और 3 सजाएं हैं ऑडिटर की तरफ से। हाँ, अब जरा सुनो बेटा, 3 सजा क्या है। पहली सजा क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। अभी जरा सुनना, जज ने क्या बोला, यानी कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर्स। अज्यूम करता हूं, ध्यान से सुनना और मुझे बताना आपका बिहेवियर क्या होगा। मतलब लेट से मेरी इन्वेंट्री खराब है। क्या खराब है? इन्वेंट्री खराब का मतलब इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स खराब है। इन्वेंट्री तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स खराब है, सही नहीं है, IS2 के मुताबिक नहीं थे, गलत लिखा हुआ है, तुमने सबूत भी डिटेक्ट किया है, गलत लिखा है। क्या करोगे? डायरेक्ट ओपिनियन मॉडिफाई कर दोगे? नहीं, ऐसा तो आइजा में नहीं लिखा हुआ, ये थोड़ी सी गलती आप गोली मार दो, ऐसा तो नहीं होगा। क्या करना है आपने? सबसे पहले आप क्या करेंगे? मैनेजमेंट को बोलेंगे। क्या बोलोगे? भाईजान IS2 ये कहता है आपने एफएस में ये किया हुआ, प्लीज इसको ठीक कर दो। मैंने कहा ओ हाँ सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी, मैंने ठीक कर दिया, अच्छे बच्चों की तरह ठीक कर दिया। अब क्या करोगे? अनमॉडिफाइड। ठीक कर दिया ना, जो तुमने बोला मैंने ठीक कर दिया। तो अब जो मैंने ठीक किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? बोलो क्या है? ट्रू एंड फेयर। डन। आपने बोला हारिस भाई ये आपने इन्वेंट्री का IS2 गलत लिखा, प्लीज इसको ठीक करो। मैंने कहा ओके, आई एम सॉरी, वाकई मिस्टेक थी, मैंने एक्सेप्ट की गलती और ठीक कर दिया। अब जब मैंने ठीक कर दिया तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है गलत है? सही है। कैसा ओपिनियन आएगा? नाम लो, नाम लो, कैसा ओपिनियन? केस 2। आपने बोला हारिस भाई इन्वेंट्री गलत लिखी है, ठीक करो। मैंने कहा नहीं, ठीक नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे? आइजा में पूरा ना स्टेप्स लिखे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ सुनने का है। आइजा में स्टेप्स लिखे हैं, मैनेजमेंट को बोलो ठीक करो, मैनेजमेंट को बोलो, मैनेजमेंट ठीक नहीं कर रही, डायरेक्ट गोली मार दो नहीं। आप मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करोगे। क्या करोगे? सर हारिस देखिए गलती है, IS में ये लिखा है, आपने ये FS में गड़बड़ की हुई है, फाइनेंशियल में खराब हुई है, प्लीज ठीक करें। मैंने कहा नहीं। आपने बोला सर प्लीज ठीक कर दे वरना मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैंने कहा नहीं, जा जो हो सकता है कर ले। अब आप क्या करोगे? अब मॉडिफाई करोगे। आई बात समझ में? तो मॉडिफाइड की सूरत कब आती है? जब आप मैनेजमेंट को ठीक करवाने की रिक्वेस्ट करोगे और वो नहीं करे। दैट्स तो पहले तो गुंजाइश निकालते हैं। अब मैंने आपको मॉडिफाइड ओपिनियन, ये सजा है, कितनी सजाएं सुनाई है? फ्यूचर में जाएंगे ना तो ये बन जाएगा आइजा 705, दफा आइजा 705 के तहत ये सजा सुनाई जाएगी। तो ये आइजाज के नंबर नाम अभी हमने कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। पहली सजा बेटा, पहली सजा क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है? वो याद है इन्वेंट्री। सुनो, इन्वेंट्री खराब थी, ये रिसीवेबल खराब थे, पेबल खराब थे, कोई इक्का दुक्का चीज ले आओ, लंबी नहीं करना, 1-2 चीज ले आए। आपने मुझे बोला आरिफ भाई ठीक करो, मैंने कहा नहीं। आपने बोला सर देख ले, मैंने कहा देख लिया, जो कर सकता है कर ले। आपने पता है क्या ओपिनियन लिखा? आपने बोला इन्वेंट्री के अलावा सब ठीक है। क्या बोला? इन माय ओपिनियन इन्वेंट्री के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, हाँ या ना? और हकीकत है बाकी सब सही था, मिसाल ले रहा हूं, बकाया सब कुछ सही था। तो आपने लिखा, आपने लिखा एक्सेप्ट फॉर डैश
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर व्हाट बेटा? ट्रू एंड फेयर बेटा, एक्सेप्ट फॉर XYZ। कॉपी शॉपी बाद में होगा। अब आप ये मत बोलना या ये मत पूछना, क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा बिलीव में आधे घंटे से ज्यादा स्टोरी निकल जाएगी। ISO 705 के अंदर डिटेल है कि ये ओपिनियंस किन किन सिचुएशन में देंगे, यानी कि X सिचुएशन होगी तो क्वालिफाई, Y सिचुएशन होगी तो एडवर्ड्स, Z सिचुएशन होगी तो डिस्क्लेमर। अब वो सिचुएशन पूरी समझानी है, वो आज का टॉपिक नहीं है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। तुम्हें सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं ड्यूरिंग द पढ़ाई, जैसे सपोज कल मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा देखो ये केस है, अगर मैनेजमेंट ने गलती ठीक नहीं करेगी तो क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाएगा, तो तुम लोग ब्लैंक नहीं बैठे होगे, क्वालिफाइड का नाम पता है तुम्हें, यस और नो, दैट्स इट। दोबारा, क्वालिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा? सिवाय इस चीज के सब कुछ नहीं। केस टू आपने एफएस चेक की, सेल खराब थी। खराब मतलब सेल में मिस स्टेटमेंट थी, किसमें? फिर आप आगे बढ़े, एनसीए रजिस्टर, एनसीए नॉन करंट एसेट, उसमें भी मिस स्टेटमेंट थी। एनसीए भी खराब, इन्वेंट्री भी खराब, सेल भी खराब, दिमाग भी खराब। पूरी एफएस में बहुत सारी गलतियां हैं, हर जगह गलतियां, हर जगह गलतियां। आपने बोला ये पकड़ तेरी एफएस, ठीक तो कर नहीं रहा तू। अल्टीमेट अब आपके ओपिनियन पता है क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नो ट्रू एंड फेयर। पहले आपने इसमें किसमें दाग लगाया था? इन्वेंट्री में या रिसीवेबल व्हाटएवर। इधर अब आपने एडवर्ट्स में क्या बोलना है? यस, मटीरियलिटी चेक करेंगे, बिल्कुल मटीरियलिटी चेक करेंगे दोनों में। वेरी गुड। और ये आइजा 320 है, इसीलिए मैं इसका फिलहाल अभी डिस्कस नहीं कर सकता। एफएस आर नॉट ट्रू एंड फेयर। बेटा मुझे बात बताओ, इन दोनों में से खतरनाक ओपिनियन कौन सा है? एडवर्स, डेफिनेटली यार। क्वालिफाइड क्या है? 2 महीने की सजा, ये उम्र कैद की सजा सुना दी एडवर्स। इसने क्या बोला? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। क्यों? क्योंकि एफएस में बहुत सारी गलतियां थी और मैनेजमेंट अपनी एक भी गलती ठीक करने को तैयार नहीं है। यस और नो? देन क्वालिफाइड इज अ डेंजरस ओपिनियन, हाँ या ना? लेकिन एडवर्स इज द नो डेंजरस ओपिनियन। तीसरा क्या है? मोस्ट डेंजरस ओपिनियन। अब आप बोलोगे सर इससे ज्यादा खतरनाक और क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा बेटा? इधर पढ़ो, एफएसआर। यानी कि जब ये ओपिनियन अगर ऑडिटर का मार्केट में चला गया और आप पैसा लेके खड़े हो इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करोगे? आप बोलोगे यार ऑडिटर ने तो बोला इसके एफएस, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ या ना? तो पहला तो क्या है कि अच्छा जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक चीज है, एक दो भी आ सकती है, उसको खैर छोड़े। इस वक्त मैं कह रहा हूं एक ही चीज, तो ऑडिटर ने बोला रिसीवेबल के अलावा सब कुछ सही है। यहां पर ऑडिटर ने क्या कहा? सभी खराब है, पूरी एफएस खराब है। ये क्या है? डिस्क्लेमर में ऑडिटर बोल रहा है इन माय ओपिनियन देयर इज नो ओपिनियन। यानी कि मैं माइक पकड़ के आपके पास आया, मैंने बोला बेटा योर कमेंट्स, नो कमेंट्स। सबसे डेंजरस ओपिनियन है नो कमेंट्स का। पता है क्यों? जरा सुनना गौर से, मैं पहले लिख देता हूं, कॉपी बाद में। ऑडिटर इज नॉट एक्सप्रेसिंग, एक सेकेंड बेटा, ये एक सेकेंड है, ये जरा पहले देखना, ये लफ्ज क्या लिखा हुआ है बेटा इधर? एफएस ठीक है या गलत है? पता नहीं। ठीक होने का भी ओपिनियन नहीं है, गलत होने का भी ओपिनियन नहीं है। और खुदा ना खास्ता ये वाला ओपिनियन, मैं भी उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, खुदा ना खास्ता अगर ये वाला ओपिनियन रिलीज होता है तो आपको पता है मार्केट में शेयर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चले जाएगी। सपोज इधर 3 रुपए गिरेगी, इधर 10, इधर 50 गिर जाएगी। पूरा का पूरा इल्जाम जाएगा मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि बिकॉज इसकी रीजन ये है, ऑडिटर लिखेगा मैनेजमेंट, हम 2 महीने ऑडिट करते रहे, मैनेजमेंट ने हमें सबूत ही नहीं दिए। आप ओपिनियन कब नहीं दोगे? जब सबूत नहीं। 1 मिनट वेट करना, इस पे आओ एडवर्ट्स में। एडवर्ट्स में ऑडिटर क्या कहता है? एडवर्ट्स में ऑडिटर का ओपिनियन क्या है? क्यों? क्योंकि उस ऑडिटर को ठोस सबूत मिला है कि तुमने जुर्म किया है, हाँ या ना? जुर्म का सबूत। यहां पर सबूत ही नहीं है। मिसाल, आपने मुझे बोला सर हारिस ये प्रॉपर्टी किसकी है? किराए की है, ओनरशिप की है? मैंने कहा कंपनी की ओनरशिप की है। सबूत क्या मांगोगे? डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल फोटोकॉपी। ओरिजिनल ज्यादा रिलायबल हो गया ना? मैंने कहा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उधर उधर घूमोगे, फोटोकॉपी है।
अच्छा, फोटो कॉपी भी मैं आपको तस्वीर कैमरे से खींची हुई, वो भी आधी ब्लर, वो दिखा रहा हूं। तो क्या तुम्हें ठोस सबूत मिला या कच्चा एविडेंस मिला? कच्चा एविडेंस, रिलायबल नहीं। आपने बोला सर इस बैंक में पैसे कितने पड़े, मैंने कहा इतने पैसे पड़े। आपने बोला बैंक स्टेटमेंट, मैंने कहा वो तो गुम हो गई है। आपने बोला बैंक को कॉल करनी है या बैंक को खत लिखना है। अच्छा, आइजा में लिखा है बैंक स्टेटमेंट से कंफर्मेशन लेने से पहले क्लाइंट की इजाजत होगी तो आप वो लेटर भेज सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा, आइजा में लिखा है। आपने बोला सर हारिस इजाजत दे, हम बैंक से कंफर्मेशन ले। मैंने कहा छोड़ ना, बैठ चाय पी, मैं आपको एविडेंस वो भी नहीं दे रहा। फिर आपने बोला इन्वेंट्री गिनती करनी है, वेयर हाउस का है। मैंने कहा वेयर हाउस वो साइट एरिया में। आपने बोला गाड़ी निकाले, बंदोबस्त कर, हमें देखने जाना है। मैंने कहा छोड़ ना, ऑडिटर क्या करेगा, वह हालात खराब है, चाय पी। तो फिर उसके बाद आपने कोई और, यानी कि आप मुसलसल 2 महीने एविडेंस मांग रहे हो और मैं आपको चाय पिलाए जा रहा हूं, टोपी पे टोपी, ड्रामे। हाँ, कच्चे एविडेंस दे रहा हूं। कौन सा एविडेंस? कच्चे एविडेंस दे रहा हूं। सुने, तो ऑडिटर ने एंड में बोला ड्यू टू लैक ऑफ, अल्फाज सुन लो बच्चे इधर, ओए, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। मतलब ऐसा नहीं है सबूत जीरो है, सबूत कच्चे पक्के सबूत है, ठोस सबूत नहीं है। यस और नो? तो आपने बोलना है कि ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वी आर अनएबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। इसका मतलब अगर ये ओपिनियन जाता है तो मुझे बात बताओ, शहर नंबर 1 किसके ऊपर नाम आएगा? ऑडिटर, मैनेजमेंट के ऊपर। क्यों? ऑडिटर 2 महीने मांगता रहा सबूत दे, टाइम खत्म हो गया और मैं मैनेजमेंट सबूत ही नहीं दे रहा, मैं मैनेजमेंट चाय पे चाय पिला रहा हूं, टोपी पे टोपी दे रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्लेमर ओपिनियन। और डिस्क्लेमर की नौबत कब आती है बेटा? जब सबसे पहले बेटा, आप सारे बच्चे 1 मिनट इसको कॉपी करो। हाँ, वो मैं नीचे लिख देता हूं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। सारे बच्चे बेटा पहले इसको कॉपी करें। तो ये 3 सजाएं हैं, ये 3 सजाएं हैं, ठीक है? कॉपी कीजिएगा बेटा सबसे पहले सारे बच्चे। जुर्म ये है सबूत नहीं देना, क्योंकि कंपनीज एक्ट के तहत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपको एविडेंस प्रोवाइड करना, और आपकी ड्यूटी है मुझसे एविडेंस मांगना। हाँ, अच्छा अब एक सेकंड, देखो वही बात है ना पैसों की। देखो मेरी बात सुनो, ऑडिटर के पैसे कहीं नहीं जाते, टेंशन नहीं लो, तुम्हें तुम्हारी ऑडिट फीस मिलेगी। ये इसको अपनी फीस की पड़ी है ऑडिटर में, ये भी बात सही है। नहीं नहीं, बच्चे बोलते हैं सर इसका, भाई ऑडिटर को, ऑडिटर ने अपने टाइम दिया, 2 महीने लगाए, 3 महीने, जो भी एक ऑडिट का टाइम है, तो ये फीस मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल बिल्कुल, फीस मिल जाएगी। जी अविनाश, समझ में आ गया डिस्क्लेमर? अविनाश जरा चैट बॉक्स में बताना बेटा, डिस्क्लेमर समझ आ गया आपको? ओके, क्या अविनाश डिस्क्लेमर? हाँ जी, क्वालिफाइड बच्चे, क्वालिफाइड क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन क्या है? एफएस ठीक है, क्वालिफाइड में एफएस ठीक है, हाँ या ना? सिवाय एक दो चीज हो गया, एडवर्ड्स एफएस खराब है, मेरे ओपिनियन के मुताबिक एफएस खराब है क्योंकि मुझे सबूत मिला कि यहाँ पर जुर्म है। एफएस जुर्म मतलब मसलीगल मिस स्टेटमेंट, ठीक है? और तीसरा क्या है? डिस्क्लेमर। क्यों? क्यों? ऑडिटर इज नॉट एक्सप्रेसिंग। अच्छा, किस चीज का ओपिनियन नहीं दे रहा, सही का या गलत का? दोनों का। आपने शेयर होल्डर ने पूछा सही है, बोला पता नहीं, बोला गलत है, वो भी पता नहीं, बोला क्यों, बोला हम एविडेंस मांग रहे हैं, वो मैनेजमेंट एविडेंस ही नहीं दे रही है। बस समझ लो, सो दैट्स अ वेरी डेंजरस ओपिनियन, नो ओपिनियन। अच्छा जी, देखो ये अब मैंने आपको 15 से 20 मिनट, मैंने घड़ी देखी 20 मिनट लगे बताने में, कॉपी करो टाइम लगता है। व्हेन इट विल बिकम द टॉपिक, तो आप इट विल टेक, मैंने कहा ना 2 क्लासेस, लेकिन ये बात है पहली क्लास में बच्चे को पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर मैं आपको कोई सवाल करवाते हुए बोलूं ये देखो इस सवाल में मटीरियल में स्टेटमेंट है, हाँ क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, तो उधर नहीं बोलना क्वालिफाइड ओपिनियन क्या चीज होती है, यस और नो? तो उधर तुम्हें सारी चीजें, ये हैंड आउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा बेटा, डिस्क्लेमर में क्या है, ये क्यों दे रहा है ऐसे? बेटा लैक ऑफ सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस, बेटा ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है? अच्छा अब
एक सेकंड, एक दो सेकंड के अंदर हमने बोल दिया सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। आगे चलेंगे तो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट को समझाने में एक पेज है आइजा पसो के अंदर के सफिशिएंट क्या है और अप्रोप्रिएट क्या है। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी से अवेयरनेस होना जरूरी है जी बेटा। इस वक्त के लिए सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट क्या बोलेंगे? ठोस सबूत। क्या बोलोगे भाई? भाई सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट क्या बोलो? पक्के ठोस सबूत, दैट्स इट। अब सर इसकी वो वजाहत वो बाद में, वो टॉपिक थोड़ी, हम तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी 2 क्लास पे जाता है जी बेटा। इज इट डन? ऑडिटर पहले क्या हुआ? पॉइंट, फिर एंगेजमेंट लेटर बना, प्लानिंग टीओसी सब्सटेंटिव, पहले टीओसी फिर उसके बाद परफॉर्मिंग तो है टीओसी एंड सब्सटेंटिव, उसके बाद अपने काम को रिव्यू शिव्यू किया और फिर जैसा केस होगा, जैसे सिचुएशन वैसा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। ये लिख लो जल्दी से, हो गया। पेज नंबर 5 पे आएंगे बेटा। अटेंडेंस शीट कहां तक पहुंची है? सबने दे दिया अटेंडेंस? अटेंडेंस सबने कर लिया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, हो गया यहाँ पे सबसे? आप लोगों ने सबने कर लिया? ठीक है, ला दे दो मुझे। बेटा इधर पेज नंबर 5। बेटा पेज नंबर 5। ये क्या लिखा हुआ है? एक्सपेक्टेशन गैप। सुनो, ये सब आपको पता है, सब आपको पता है। बताओ क्यों, बताओ कैसे? सुनो, एक्सपेक्टेशन गैप का मतलब होता है कि आप क्या सोच रहे थे और एक्चुअल में चीज क्या है। मिसाल मिसाल, सब तो नहीं, आधे बच्चे बोलते हैं, बिल्कुल सही बोलते हैं। पहली क्लास में मैं पूछता हूं बच्चों से, क्या ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना है? कुछ बच्चे बोलते हैं हाँ, ये तेरी सोच है, लेकिन एक्चुअल में ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना। तो तुम्हारी सोच और ऑडिट एक्चुअल में है क्या, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है? एक्सपेक्टेशन गैप। जरा देखो क्या है, चारों लाइंस मत पढ़ना, पहली पहली वो इंट्रोडक्शन। इट इज द गैप ऑफ पब्लिक ओपिनियन अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की परसेप्शन कि लोग ऑडिट को क्या समझते हैं एंड व्हाट ऑडिट एक्चुअल इज। जैसे मिसाल, कुछ लोग सोचते हैं कि ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअल में उसका प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, कुछ लोग सोचते हैं ऑडिटर एफएस की एक एक चीज को चेक करता है, लेकिन एक्चुअल में सैंपल बेस्ड पे मटेरियल ट्रांजैक्शंस। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑडिटर एफएस को चेक कर रहा है, तो वो गारंटी सोच लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑडिटर, there's a difference। तो ये सोच का जो फर्क है, दैट इज व्हाट। अपनी पेस पे खामोशी के साथ इन चारों पॉइंट्स को रीड करो, कोई एक बात भी ऐसी नहीं होगी जो आपको नहीं आती। पढ़े बेटा, ऑनलाइन बच्चे सारे फिजिकली। नहीं जवाब लग रही बेटा, कल क्लास से सबर बताता हूं अभी। अगली क्लास तो वेडनेसडे को है। उनसे बताता हूँ बेटा, वो मटेरियल, बेटा मटेरियल आइटम वो होती है जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, सिग्निफिकेंस ज्यादा है। सबर सबर, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। क्या चीज? अच्छा बेटा, अब जो है मैं ऑनलाइन बच्चे
अटेंडेंस शीट बेटा ऑनलाइन बच्चे बेटा स्टे है, आप लोगों का मैं हैंडआउट्स का लिंक भेज रहा हूँ। अगली कई क्लासेस के हैंडआउट एक साथ आ जाएंगे। क्या हुआ? एक्स्ट्रा 1 मिनट रखो, वापसी में यहाँ रख देना। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। अच्छा जवाब बेटा वो आप उसी से बात करो, एडमिन से। रमशा बेटा मैं बता दिया था बीपीपी कैप्टन, वो बताता हूँ बाद में। 1 मिनट वेट। अच्छा ऑनलाइन बच्चों बेटा आपके पास एक ड्राइव लिंक आ गई है, उसको जरा सेव रखो। इसमें हैंडआउट नंबर 2 और 3 है, मतलब अगर आपके पास पहले से प्रिंट होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है? अच्छा अब आप बच्चे जरा वेट करें। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, वेट वेट। आप लोगों को हैंडआउट नंबर कौन सा मिला है? 2 मिला है, वो ज़ाहिर नेक्स्ट क्लास में होगा। अच्छा ऑनलाइन बच्चों आपको मैंने जो एक ड्राइव लिंक भेजा उसमें 2 और 3 दोनों है। अच्छा इधर बेटा ये मैं आपको हैंडआउट नंबर 3 भी दे रहा हूँ। ये हैंडआउट नंबर 3 1-2 क्लास का नहीं है, ये आइंदा तकरीबन पता नहीं कितनी क्लासेस का है। वो इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है। एक्चुअली में बहुत सारे हैंडआउट से मैंने इसको कंबाइन कर दिया। 3 4 5 6 19 पेज का। ये रखो, इस पे लिख देना हैंडआउट नंबर 3। ये लो, ये तकरीबन तकरीबन 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से ज्यादा की क्लासेस का काम एक साथ है। इस पे हैंडआउट नंबर 3 लिखो बेटा ऊपर सबसे पहले। यार वो कंबाइन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, अब इसी तरह चलाएंगे। मैं सस्ता पड़ गया काम भी चलता रहेगा ना। अरे अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, यकीन करो। मेरी बात सुनो बेटा, ये कल की क्लास जो गुजरी थी फ्राइडे की और आज की, हमने कुछ पढ़ा नहीं है चैप्टर वाइज। अब हम सिर्फ बातचीत कर रहे, बातें कर रहे थे। चलो आपकी बात मैंने कंसीडर कर लिया, चलो कंसीडर कर ली, अपनी चलाएंगे। क्या बात मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, लेडीज एंड जेंटलमैन, बात सुनो। हैंडआउट मिल गया सबको? उसमें लिखो नंबर 3 हैंडआउट। लिख लिया? हाँ हाँ खत्म ही कर रहे हैं बेटा। हैंडआउट नंबर 3 लास्ट तक पहुंच गए? अच्छा सेकंड सुनो इधर बेटा, इधर मौसम बेटा वो डाउनलोड हो 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना डाउनलोड होंगे या नहीं। बेटा डाउनलोडेड है, डाउनलोडेबल है, डाउनलोड हो सकता है। नहीं नहीं चलो एक्सक्यूज मी, हमारी अगली क्लास वेडनेसडे को है। कब है? वेडनेसडे को सेम टाइम सेम चैनल, ठीक है? अरे यार ये 3 था, ये मुड़ा नहीं था सही। चलो जाओ, खुदा हाफिज। सब बाद में ट्राई कर लेना बेटा। ऑनलाइन बच्चे लिंक संभाल के रखिएगा, ये मैंने आपको पहले प्रोवाइड कर दिया। चलो खुदा हाफिज। और फ्राइडे 3 से 6